हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति सीरीज़ का 13वां भाग। देवकांता संतति 13वां भाग, पहला बयान। 12वें भाग के 9वें बयान में देवकी, चंद्रदत्त और सुरेंद्र सिंह सूर्यजीत के बीच होने वाला गठबंधन आप खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। उसी के सबब से अचानक उस वक्त भरतपुर में जैसे भूचाल आ गया, जब शेर सिंह आदि तिलिस्म तोड़ने गए हुए थे। वह पूर्णमासी की शाम का वक्त था, जब बिना किसी पूर्व सूचना के भरतपुर पर एक ज़बरदस्त फौज ने हमला बोल दिया। हम पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि यह सेना चंपानगर, राजगढ़ और रायगढ़ी की मिलीजुली सेना थी। एक साथ तीन तरफ से भरतपुर को घेर कर हमला किया गया था। एक तरफ की सेना की सरदारी खुद चंद्रदत्त के हाथों में थी। दूसरी तरफ का सरदार था देवी सिंह। तीसरी तरफ जसवंत सिंह। योजना के मुताबिक एक साथ तीन तरफ से हमला किया गया। भरतपुर में उस हमले का किसी को शायद गुमान भी नहीं था। भरतपुर की सेनाएं चौंक पड़ी। रियाया भी बुरी तरह आतंकित हो गई। देखते ही देखते सारा भरतपुर तलवारों की झंकार से गूंज उठा। रियाया के भी बहुत से आदमी मारे गए। जिन्हें जगह मिली, उन्होंने जहां तहां छुपकर जान बचाई। कुछ ही देर में भरतपुर के हर घर का दरवाज़ा बंद नजर आया। शेर सिंह के सिपाहियों ने इस फौज का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर यह मुकाबला टक्कर का बिल्कुल नहीं था। पहली बात तो यही थी कि उन्हें ख्वाबों में भी इस हमले का गुमान नहीं था। दूसरा ये कि हमला इतना ज़बरदस्त हुआ था कि हर आदमी बौखला गया। भरतपुर की गलियां, मैदान और सड़कें इत्यादि जैसे सभी कुछ मैदान जंग बन गया। खून बहने लगा, लाशों के ढेर लगने लगे। किसी की भी समझ में अभी तक इस हमले का सबब नहीं आया था। जिधर नज़र जाती उधर चीखो पुकार और हाहाकार ही नज़र आता। भरतपुर के सारे योद्धा तो राक्षसनाथ के तिलिस्म पर थे। हालांकि शेर सिंह की ज़्यादातर सेना भरतपुर में ही पड़ी थी, किंतु एक तो युद्ध का कोई गुमान नहीं, दूसरे उनका एक भी सरदार भरतपुर में मौजूद नहीं था। बिना सरदार की सेना का हौसला कहाँ। शेर सिंह के सिपाहियों ने रोकने की एक तरह से नाकाम कोशिश कर रहे थे। उधर राजमहल में जब इस कोलाहल की खबर लगी तो हड़कंप मच गया। उस वक्त पल्लवी, लक्ष्मी, फूलवती और कांता पास पास बैठी बातचीत कर रही थी, जब इस हंगामे ने जोर पकड़ा। इस वक्त वे सब कांता के कमरे में थीं, जो कि महल की चौथी मंजिल पर था। उसकी खिड़कियों से भरतपुर रियासत का ज़्यादातर हिस्सा चमकता था। पहले तो वो इस भयानक कोलाहल और मार काट की आवाज़ें सुनकर चकराईं। अभी वे कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि एक लौंडी ने आकर खबर दी कि किसी ज़बरदस्त सेना ने तीन तरफ से भरतपुर पर हमला कर दिया था। लक्ष्मी ने चौंक कर सवाल किया, किसकी सेना है? जवाब में लौंडी ने कहा कि इसका कुछ पता नहीं लगता। खैर, लक्ष्मी ने तेजी से उठकर खिड़की के जरिए भरतपुर की कैफियत देखी तो उस जैसी अय्यारा की भी रूह काँप उठी। वह तेजी से पलटी और बोली, पल्लवी, लगता है किसी ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमला किया है। सब तो तिलिस्म पर गए हैं, अब हम क्या करें? पल्लवी भी घबरा गई। इस वक्त सिर्फ एक ही काम हो सकता है, लक्ष्मी ने कहा। मैं खुद जाकर महल का दरवाज़ा बंद करवाती हूँ। तुम माँ और चाची की हिफाजत करियो। कहते ही लक्ष्मी बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग गई। फूलवती और कांता बुरी तरह से घबरा गई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या मामला हो गया। उधर लक्ष्मी भागती हुई नीचे पहुंची। उसने चीख कर सिपाहियों को महल का दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। बहुत से घुड़सवार तेजी के साथ मैदान में से होकर दरवाजे की तरफ आए। अभी वे दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि दुश्मन की फौजों का एक रेला महल में दाखिल हो गया। फिर क्या था, मैदान तलवारों की झंकार से गूंज उठा। चारों तरफ खून खून और सिर्फ खून ही नजर आने लगा। दो एक शायद तो लक्ष्मी देखती रही। ये शायद उसे ये सोचने में लगे थे कि ऐसे मौके पर उसे करना क्या चाहिए। कुछ फैसला करके वह मुड़ी और महल में वापस दौड़ी। अभी मुश्किल से वह दो चार कदम ही दौड़ पाई थी कि उसके कंठ से चीख निकल पड़ी। उसकी पीठ में किसी कटार का सारा फल घुस गया था। बुरी तरह से बिलबिलाकर वह मुड़ी। उसने देखा, एक घोड़े पर सवार जसवंत सिंह उसकी तरफ आ रहा था। लक्ष्मी समझ गई कि यह कटार उसने मारी है। उसका हाथ बड़ी तेज़ी से अपने बटुए की तरफ बढ़ा। अभी वह अपने बटुए से कोई चीज़ निकाल भी नहीं पाई थी कि जसवंत का छोड़ा हुआ एक तीर उसकी छाती में घुस गया। वह चीख कर ज़मीन पर गिरी। मरते मरते उसके कानों में जसवंत सिंह के कहकहों की आवाज़ गूंज रही थी। मरती हुई लक्ष्मी सोच रही थी कि वह कितनी आसानी से मर गई। उधर कांता को अपने बच्चों की चिंता हुई। वह पल्लवी और फूलवती के साथ उस कमरे से भागी। जब वह उस कमरे में दाखिल हुई जिसमें गौरव सिंह और वंदना थे, तो ये देखकर वह चीख पड़ी कि दोनों ही पालने खाली पड़े थे।
खाली पालने देखकर पल्लवी और फूलवती की हालत भी अजीब हो गई। कांता तो जैसे पागल हो उठी। चीखती चीखती वह पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। पल्लवी और फूलवती सारे महल में घूम घूम कर बच्चों को तलाश करती रहीं और पल्लवी अलग। महल में दुश्मन के सिपाही घुस आए थे। बच्चों को ढूंढने के चक्कर में फूलवती सिपाहियों से घिर गई। उससे उसने बच निकलने की बहुत कोशिश की, मगर अब उन जल्लादों के हाथ से भला कौन बच सकता था। फूलवती उनके हाथों गिरफ्तार हो गई। उधर सिपाहियों ने बेहोश कांता को भी अपने कब्जे में कर लिया। वही 2 घंटे तक भरतपुर के सिपाही मुकाबला करते रहे, परंतु 2 घंटे बाद भरतपुर पर दुश्मनों का कब्जा था। अब हम इधर उधर की बातें न सुनकर चंद्रदत्त, जसवंत सिंह और देवी सिंह की बात सुनते हैं। अय्यार बजरंग लाल भी इन्हीं के साथ है। बजरंग लाल के कंधे पर बेहोश कांता पड़ी है। फूलवती को सिपाहियों ने कैद कर रखा है। अब हम दोनों कांता को से तिलिस्म में डाल आते हैं। बजरंग लाल ने जसवंत सिंह की तरफ इशारा करके चंद्रदत्त से कहा, यहाँ पर अब हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। यहाँ से थोड़ी सी मदद तिलिस्म पर भेज दो, वहाँ पर न जाने क्या आलम होगा। ठीक है, चंद्रदत्त ने कहा, तुम दोनों अपना काम करो। इतना सुनते ही बजरंग लाल और जसवंत सिंह घोड़े पर सवार होकर महलों से बाहर निकल गए। कांता उनके साथ ही थी। वे दोनों सोनिया के खंडहर में पहुँचे। उसी रास्ते से वे वहाँ पहुँच गए जहाँ बंदर की मूर्ति है। इस बंदर की मूर्ति और सोनिया के खंडहर से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता हमारे पाठक पीछे पड़ा है। यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाठकों को याद होगा कि वहाँ एक कुआं है जिसमें गिरा हुआ आदमी तिलिस्म में फंस जाता है। बेहोश कांता को बजरंग लाल और जसवंत सिंह ने उसी कुएं में डाल दिया। बस इतना काम करके वे दोनों वहाँ से लौट पड़े। अब वहाँ का हाल छोड़कर हम तिलिस्म के बाहर का हाल लिखते हैं। आपको याद होगा कि भूतेश्वर नाथ, गुरबचन सिंह, चामुंडा, देव सिंह और शेर सिंह सिपाहियों के साथ तिलिस्म में आज की कार्रवाई पूरी करके लौट ही रहे थे कि उन्होंने तिलिस्म के बाहर से शोर की कुछ आवाज़ सुनी। गुरबचन सिंह को तो भूतेश्वर नाथ ने शेर सिंह इत्यादि से अलग कर दिया और न जाने कहाँ ले गए। उनका हाल कहीं आगे चलकर लिखा जाएगा। फिलहाल तो हम इधर का हाल देखते हैं, यानी लिखते हैं। शेर सिंह, देव सिंह, चामुंडा और उनके साथ के सिपाही बाहर की तरफ लपके। जंगल का दृश्य देखते ही सबके होश उड़ गए। उनके 500 सिपाही एक बड़ी सेना से लड़ रहे थे। उसी वक्त उनकी सेना का एक भागता हुआ घुड़सवार आया और बोला, चंद्रदत्त, सुरेंद्र सिंह, देवकी और सूर्यजीत की सेनाओं ने मिलकर हम पर हमला कर दिया है। देव सिंह ने आव देखा ना ताव अपने ही आदमी को घोड़े पर से धक्का दिया और खुद घोड़े पर सवार हो तेजी के साथ बाहर निकल गया। शेर सिंह और चामुंडा भी इस लड़ाई में कूद पड़े। फिर क्या था, उसी जंगल में भयानक जंग छिड़ गई। अलग थलग अलग अलग होकर शेर सिंह और देव सिंह जी जान से लड़ने लगे, मगर अब तक लड़ते लड़ते उनके पास से सिपाहियों से ज़्यादातर मारे जा चुके थे। दुश्मनों की फ़ौजों की तादाद हद से ज़्यादा थी। शेर सिंह ने भी एक घोड़ा संभाल लिया था। देव सिंह तो घोड़े पर था ही। ज़बरदस्त फ़ौजों के बीच दोनों की तलवारें अलग अलग दिशाओं में बिजली की तरह चमक रही थीं। इसकी कोई गिनती नहीं थी कि उनकी तलवार से कितने सिपाहियों को मौत की गहरी नींद सोना पड़ा। दोनों ही अलग अलग खून से लहूलुहान हो गए। अपने रास्ते में आए हुए सिपाहियों को मारता हुआ देव सिंह देवकी की तरफ बढ़ रहा था, तो शेर सिंह सुरेंद्र सिंह की तरफ। किंतु उनमें से किसी के लिए भी अपने अपने शिकार तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके रास्ते में इतने सिपाही आए थे कि मारने में भी वक्त लगता था। ये मतलब नहीं कि उन दोनों में से किसी को कोई चोट नहीं लग रही थी। इन दोनों के जिस्म इतने ज़ख्मी हो चुके थे कि अगर ये ज़ख्म किसी साधारण आदमी के जिस्म पर होते तो वो बिना बेहोश हुए नहीं रह सकता था। लगातार 2.5 घंटे तक दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में मारकाट मचाते रहे, मगर कितना भी बहादुर आदमी भला ये क्रम कितनी देर तक जारी रख सकता है, वह भी इस हालत में जबकि उनके करीबन सारे ही मददगार मर चुके हों, कैद हो गए हों, अथवा उनकी कोई भी मदद न करने तक की हालत तक ज़ख्मी हो गए हों। दुश्मनों की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा हो। उनकी तलवार जितने दुश्मनों का सफाया करती, उससे दुगने और चौगने आदमी फिर मरने को सामने आ जाते। हर बात की हद होती है, परंतु दुश्मनों की तादाद की कोई हद नहीं थी। दोनों भाई मारते मारते थक गए, जिसमें बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके थे। लड़ता हुआ देव सिंह उस वक्त देवकी के पास पहुंचने ही वाला था जब उसकी जिस्मानी ताकत जवाब दी गई। उसी वक्त एक सिपाही ने उसके तलवार वाले हाथ पर बहुत ज़ोर से वार किया। इस बार देव सिंह खुद को संभाल ना सका और तलवार उसके हाथ से गिर गई। वह खुद भी घोड़े की पीठ से ज़मीन पर आ गिरा। देखते ही देखते उसे कैद कर लिया गया। हर एक सिपाही को सख्ती के साथ यह हुक्म दिया गया कि देव सिंह किसी भी कीमत पर जान से नहीं मरना चाहिए। उसके अलावा बाकी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। देव सिंह ने विरोध करने की भरपूर कोशिश की,
मगर किसी भी तरह उनकी कैद में आए बिना नहीं रह सका। उसे बुरी तरह से मोटी मोटी जंजीरों में जकड़कर एक हाथी पर बैठा दिया गया। इस हाथी पर 4 भयानक शक्ल के ताकतवर जल्लाद और खुद सुरेंद्र सिंह बैठे थे। देव सिंह का अय्यारी का बटुआ छीन लिया गया। चारों जल्लाद इस कदर उसके चारों तरफ बैठे थे कि वह हल्की सी भी नाजायज़ हरकत नहीं कर सकता था। उसी हाथी पर बैठे सुरेंद्र सिंह किसी दानव की तरह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। चीख कर बोले, वो देख देव सिंह, वो देख। देव सिंह की नज़र उधर गई जिधर सुरेंद्र सिंह इशारा कर रहे थे। देव सिंह ने देखा, शेर सिंह अभी तक अकेले ही दुश्मनों से जूझ रहा था। उसके चारों तरफ बेहिसाब दुश्मन घुड़सवार सिपाही थे, मगर वह अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। देख रहे हो शेर सिंह को? सुरेंद्र सिंह खूनी लहजे में बोले। किस बहादुरी से लड़ रहा है बेचारा। लेकिन तुम ही सोचो कि कब तक लड़ेगा वो। हमने पहले ही कहा था कि अय्यार कभी राजा नहीं बन सकते, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुरेंद्र सिंह से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम यही है। वो देखो, वो घोड़े पर बैठा हुआ लहरा रहा है, अब थोड़ी ही देर में गिर जाएगा। वाकई शेर सिंह की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी कि सुरेंद्र सिंह ने बताई थी। भाई की ये हालत देखकर देव सिंह की आंखों में खून उतर आया। जोश में आकर जंजीरें तोड़ डालने के लिए उसने कोशिश करनी चाहिए, मगर चारों तरफ बैठे जल्लादों ने वैसा नहीं करने दिया। सुरेंद्र सिंह कह रहे थे कि मत समझना कि तुम्हारी तरह ही शेर सिंह को भी गिरफ्तारी किया जाएगा। तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बख्शी गई है क्योंकि अभी तुम्हें तिलिस्म तोड़ना है। तिलिस्म तोड़ने में अब शेर सिंह का काम नहीं रहा है, इसलिए अब उसे ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देव सिंह गुस्से में कुछ चीखना ही चाहता था कि उसने देखा शेर सिंह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। भैया! देव सिंह के कंठ से एक ज़बरदस्त चीख निकली। सुरेंद्र सिंह पिशाचों की तरह गला फाड़कर हंस पड़े। 2 सिपाहियों ने झपट कर शेर सिंह की दोनों टांगें काट डाली। शेर सिंह के कंठ से निकली हृदय विदारक चीखें जंगी कोलाहल को चीरकर देव सिंह के कानों में पड़ी। देव सिंह चीख पड़ा, किंतु लाभ क्या था। टांगों से लाचार मैदान में पड़ा शेर सिंह चीख रहा था। देव सिंह चिल्ला रहा था। इस वक्त उनका एक भी मददगार ऐसा नहीं था जो उनकी तरफ से दुश्मनों का मुकाबला कर रहा हो। सूर्यजीत ने फौज में मुनादी करा दी कि अब हमारा एक भी दुश्मन ऐसा नहीं है जो हमसे लड़ सके। सब फलानी जगह इकट्ठे हो जाएं और शेर सिंह की मौत का तमाशा देखें। हुक्म के मुताबिक सभी एक जगह इकट्ठे हो गए। शेर सिंह के चारों तरफ घुड़सवार सिपाही एक घेरे में खड़े थे। ज़मीन पर पड़ा हुआ लाचार शेर सिंह तड़प रहा था। ऊंचे हाथी पर बैठकर देव सिंह को यह सारी कैफियत दिखाई जा रही थी। उसी वक्त पूर्व तरफ से धूल उड़ती नजर आई। एक सैनिक दल उस रास्ते से आ रहा था जो भरतपुर को जाता था। ये टुकड़ी अपने साथ फूलवती को लाई थी। बात की बात में वह दल भी यहाँ पहुँच गया। आने वाले दल सूर्यजीत और देवकी में कुछ बातें हुई। फिर देवकी की आवाज़ मैदान में गूंज उठी। घबराना मत शेर सिंह, तुम्हारे साथ इतना जुल्म नहीं होगा कि तुम अकेले ही मरो। तुम्हारे साथ मरने के लिए तुम्हारी पत्नी को बुला लिया गया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि भरतपुर रियासत हमारे कब्ज़े में है। लक्ष्मी मारी जा चुकी है, कांता तिलिस्म में कैद कर ली गई है और फूलवती को तुम्हारे साथ मरने के लिए यहाँ लाया गया है। शेर सिंह और देव सिंह चीखे, मगर न जाने क्यों उनकी आवाज़ तो दरिंदों के भयानक तरीके से हंसने में ही विलीन हो गई। हाथी पर बैठे देव सिंह ने अपने जीवन का भयानक नज़ारा देखा। उसने देखा घुड़सवारों के घेरे के बीच में फूलवती को छोड़ दिया गया। बीचों बीच शेर सिंह बड़ा दर्द से तड़प रहा था। पागल सी होकर फूलवती शेर सिंह की तरफ दौड़ती हुई चीखी, प्राणनाथ! फूलवती! पैरहीन शेर सिंह ने तड़प कर बाहें फैलाई और घिसटता हुआ चीखा। चीखती हुई फूलवती शेर सिंह से जा लिपटी। चारों तरफ से दरिंदे कह कहे लगाकर हंस पड़े। देव सिंह पागलों की तरह चीखता रहा। सुरेंद्र सिंह ने उन दोनों के चारों तरफ घेरा बनाते सिपाहियों को कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही चारों तरफ से घुड़सवार सिमट कर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। फूलवती ने शेर सिंह को अपने नीचे ले लेना चाहा। शेर सिंह ने फूलवती को, मगर इस जज्बाती बचाव से हो क्या सकता था। देव सिंह के पागलों की तरह चीखने से भी क्या होता। उसी की आंखों के सामने शेर सिंह और फूलवती को घोड़ों की टापों के नीचे रौंदा गया। 30 साया तक यह अमानवीय हरकत चली। फिर सुरेंद्र सिंह के इशारे पर सभी घुड़सवारों ने अलग होकर पहले की तरह घेरा बना लिया। देव सिंह ने देखा, उफ! शेर सिंह और फूलवती के जिस्म का गोश्त किस तरह उधड़ गया था। खून से इस कदर लथपथ मानो वे खून की नदी में तैर रहे थे। मगर मगर फिर भी वे एक दूसरे की बाहों में थे। चारों तरफ खड़े पिशाच कह कही लगा रहे थे, ये घोड़ों से नहीं मरेंगे। सुरेंद्र सिंह की आवाज़ गूंज उठी, हमारा हाथी ही न मारेगा। नहीं! चीख कर रो पड़ा देव सिंह, मेरे भाई को इस तरह मत मारो, मेरी जान ले लो,
मेरे भाई को छोड़ दो, मेरी भाभी को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैरों में पड़ता हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। जवाब में उसकी चीख सुनने वाले हर आदमी की पैशाचिक हंसी। उसकी चीख पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाथी सुरेंद्र सिंह के इशारे पर चला। उसी हाथी पर खुद देव सिंह बैठा था। देव सिंह चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपने भैया और भाभी की ज़िंदगी मांगता रहा, परंतु हाथी घोड़ों का घेरा तोड़कर उनके पास पहुंचा। शेर सिंह ने फूलवती को अपने जिस्म के नीचे दबा लिया। सुरेंद्र सिंह के इशारे पर हाथी इन दोनों के जिस्मों पर अपना चौड़ा पैर रखकर खड़ा हो गया। इधर हाथी के नीचे दबे शेर सिंह और फूलवती के कंठ से ज़बरदस्त और आखिरी चीखें निकलीं। उधर उसी हाथी के ऊपर बैठा देव सिंह अपने कंठ से एक भयानक चीख निकल कर रह गया। दूसरा बयान। जिस हाथी की पीठ पर देव सिंह को बुरी तरह बांधकर कैद किया गया था, उसी हाथी के पैरों तले दबकर शेर सिंह और फूलवती मारे गए। हाथी की पीठ पर पड़ा देव सिंह जैसे पागल हो गया। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किंतु कर कह सकता था? देव, देव, देव। अचानक किसी की मार्मिक चीखों ने जैसे उसके कानों के पर्दों को फाड़ डालने की कोशिश की। इस आवाज़ को वह हज़ारों लाखों में पहचान सकता था। एक झटके के साथ उसने आंखें खोल दी। देखा, दूर दूर तक चारों तरफ दुश्मनों की सेनाएं कह लगा रही थीं। चारों तरफ जैसे दरिंदे हंस रहे थे। एक बार पुनः वही मार्मिक चीख उसके कानों को बींध गई। अनजाने ही उसकी आंखें आवाज़ की दिशा में उठीं और देव सिंह का रोम रोम दहल उठा। खंडहर के उस सबसे ऊंचे बुर्ज के शीर्ष पर खड़ी कांता ने ही तो उसे पुकारा था। बरबसी वह चीख पड़ा, कांता! देव! बुर्ज के शीर्ष से कांता चीख पड़ी। पागल सा होकर पुनः कांता का नाम लेकर चीख पड़ा देव सिंह। देव कांता की आवाज़ फौज के कोलाहल को चीरकर एक दूसरे के कानों में पड़ रही थी। उनकी आवाज़ें सुनकर फौजों का कोलाहल भी जैसे शांत होने लगा। सब उधर ही देखने लगे। बुर्ज की तरफ जा कांता खड़ी थी। बुर्ज के शीर्ष पर खड़ी कांता के मुखड़े पर दर्द, दुख और पीड़ा के भाव थे। बुर्ज पर से ही कांता चीखी, देव, देव, मुझे बचा लो। इन जालिमों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। इस तिलिस्म को तोड़ डालो। इन्होंने हमारे बच्चे उठा लिए हैं देव। गौरव और वंदना इन्हीं के कब्जे में। इस तिलिस्म को तोड़ डालो। आया कांता, मैं आ रहा हूँ। कांता की पुकार सुनकर अपनी पूरी ताकत से चीख पड़ा देव सिंह, इस तिलिस्म को तोड़ डालूंगा। मैं खुद तुम्हें आज़ाद करूंगा। चिंता मत करना कांता, मैं आ रहा हूँ। बुरी तरह से चीखते हुए देव सिंह ने उन जंजीरों को झटका दिया जिनमें वो कैद था। जंजीर उठी, किंतु बंधन सख्त थे। देव सिंह उन्हें तोड़ने, उनकी जकड़ से खुद को निकालने की नाकाम कोशिश करने लगा। रह रहकर देव कांता एक दूसरे को पुकार रहे थे। कांता को तिलिस्म से निकालने के लिए देव सिंह आतुर हो उठा था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुरेंद्र सिंह ने जल्लादों को इशारा किया। जल्लादों ने देव सिंह के बंधन खोल दिए। उस वक्त देव सिंह ने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि उसके बंधन क्यों खोले गए। बंधन खुलते ही वह हाथी से कूद पड़ा। कांता कांता चीखता हुआ तिलिस्म की तरफ दौड़ा। जिधर से वह भागता हुआ निकल रहा था, उधर से फौज काई की तरह फटती चली जा रही थी। ऐसा होता क्यों नहीं? सुरेंद्र सिंह का इशारा जो था, सुरेंद्र सिंह उससे चाहते ही क्या थे? ये कि वह तिलिस्म का ताला खोल दे। सो देव सिंह इस वक्त खुद तिलिस्म तोड़ डालने के लिए पागल हुआ जा रहा था। उसके पीछे ही पीछे सुरेंद्र सिंह, चंद्रदत्त और देव की आदि दौड़ रहे थे। किसी की भी परवाह किए बिना देव सिंह पागलों की तरह चीखता हुआ खंडहर में दाखिल हो गया। जैसे ही वह उस कोठरी में पहुंचा जहाँ भूतेश्वर नाथ के कहे मुताबिक उसकी उंगली से ताला खुलना था, वैसे ही कोठरी का दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन दरवाज़ा बंद होने की सुध भला उसे कहाँ थी? कोठरी में एकदम अंधेरा हो गया। अय्यारी का बटुआ भी उसके पास नहीं था जो मोमबत्ती जलाकर रोशनी कर लेता। वह तो अंधेरे में ही पागलों की तरह कोठरी की उस दीवार को टटोल रहा था जिसमें उसकी उंगली से खुलने वाला ताला था। इस वक्त उत्तेजना में उसके दिमाग में यह सोचने से भी इनकार कर दिया कि पहले भी वह अपनी उंगली से इस ताले को खोलने की भरपूर कोशिश कर चुका है, लेकिन नाकाम रहा है। इस वक्त तो उसके दिमाग में सिर्फ राजकुमारी कांता की आवाज़ गूंज रही थी, चीखती हुई कांता। दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इस तिलिस्म को तोड़कर कांता को निकालना है। अंधेरे में वह पागलों की तरह बहुत देर तक दीवार टटोलने के बाद तिलिस्मी ताले का छेद ढूंढने में कामयाब हो गया। वो अपने हाथों की उंगलियां उस छेद में डालने की कोशिश करने लगा, किंतु किसी भी उंगली से ताला नहीं खुला। कम से कम 2 घंटे उसे इसी कोशिश में लग गए। तब कहीं जाकर उसके दिमाग ने उसे बताया, ये ताला नहीं खुलेगा। रानी कांता को तिलिस्म से निकालने का कोई दूसरा उद्योग करना चाहिए। ये ख्याल दिमाग में आती हुए कोठरी के दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा भी बंद। उसने खोलने की कोशिश की, नाकाम। लगातार 1 घंटे की कोशिश के बाद भी वह दरवाज़ा खोलने में कामयाब नहीं हो सका। अब वह अजीब चक्कर में फंस गया था। ना तो दरवाज़ा खुल रहा था, ना ही तिलिस्मी ताला।
एक तरह से इस अंधेरी कोठरी में वह कैद होकर रह गया था। उसके कानों में रह रहकर कांता की आवाज़ गूंज रही थी, देव, देव। अंधेरी कोठरी में कैद देव सिंह पागलों की तरह कांता कांता चिल्ला रहा था। कहीं भी उसे इस कोठरी से निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कभी दीवार पर तिलिस्मी ताले का छेद दिखता देखता, कभी दरवाज़ा खोलने की कोशिश। बस ऐसे हालात में देव सिंह इससे ज़्यादा कर भी कह सकता था। उसे इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि इस कोठरी में घुटकर उसका क्या होगा। उसे फ़िक्र थी कांता को आज़ाद कैसे कराए। खैर, इसे यहीं छोड़कर हम ज़रा बाहर की कैफियत पर गौर करते हैं। सुरेंद्र सिंह, चंद्रदत्त और देव की दौड़कर देव सिंह के पीछे पीछे आ गए। जैसे ही उनकी की आंखों के सामने देव सिंह कोठरी में घुसा, दरवाज़ा बंद हो गया। शुक्र था कि उनमें से कोई कोठरी में नहीं घुस सका। उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए बहुत से सिपाही भी वहाँ पहुँच चुके थे। सिपाहियों को वह दरवाज़ा तोड़ डालने का काम दिया गया, लेकिन जिसने भी दरवाजे को हाथ लगाया उसी को एक झटका लगा और मर गया। दरवाजे की ये खासियत देखकर सभी भौचक्के से रह गए। पेड़ का एक बहुत बड़ा लट्ठा यानी तना लाया गया। बहुत से सिपाहियों ने कंधे पर रखकर उसे दरवाजे पर वार किया, किंतु पुनः उसी तरह झटका लगा और लट्ठा संभालने वाले सभी सिपाही मर गए। इस तरह बहुत से उपाय किए गए, किसी भी तरीके से दरवाज़ा नहीं खुला। इस वक्त की तो बात ही क्या कहें, उन सब में से कभी भी कोई भी उस दरवाजे को तोड़ या खोल न सका। तीसरा बयान। बस गुरबचन सिंह के हस्तलिखित ग्रंथ में इतना ही हाल लिखा था जितना कि हम पिछले बयान तक लिखाए हैं। आपको अवश्य याद होगा कि ये ग्रंथ विजय इत्यादि रमणी घाटी में बैठे पढ़ रहे हैं। याद ना हो तो हम मुख्तसर में आपको समझा देते हैं। 7वें भाग के 6ठे बयान में जब विजय ने गुरबचन सिंह से ये पूछा कि यहाँ चलने वाला सारा चक्कर हमें समझाओ, कौन हमारा दुश्मन और दोस्त है और किस चक्कर में इत्यादि, जवाब में गुरबचन सिंह ने उसे ये अपना हस्तलिखित ग्रंथ पकड़ा दिया और कहा कि यहाँ पर चलने वाला सारा किस्सा जानने के लिए पहले ये ग्रंथ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अतः जो भी कुछ लिखा है वह विजय आदि के साथ साथ आप भी पढ़ाएं। ग्रंथ का किस्सा 8वें भाग के 5वें बयान से लेकर इसी भाग के पिछले बयान यानी 13वें भाग के दूसरे बयान तक में पढ़ाएं। इस तरह से अगर हम ये देखें कि गुरबचन सिंह द्वारा लिखे गए ग्रंथ में क्या क्या लिखा है तो हमें दूसरे भाग के 12वें भाग से 13वें भाग के दूसरे बयान तक का हाल पढ़ जाना चाहिए। इन्हीं बयानों के बीच हमने गुरबचन सिंह का हस्तलिखित ग्रंथ उतार दिया है। ये भी हमारे पाठक अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि इस ग्रंथ में लिखा हाल विजय और अल्फांसे के पूर्व जन्म का हाल है। जिस वक्त रमणी घाटी में ये ग्रंथ पढ़ा जा रहा है उस वक्त विजय के अलावा वहाँ कौन कौन है ये भी पाठकों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। वैसे हम यहाँ लिखे देते हैं, विजय के साथ साथ ये ग्रंथ विकास, अल्फांसे, धनुष्टंका, ठाकुर, निर्भय सिंह, रैना, ब्लैक बॉय, गौरव सिंह, वंदना, गुरबचन सिंह, गणेश दत्त, केवल सिंह, शीला रानी, महाकाल इत्यादि ने भी पढ़ा है। ग्रंथ खत्म होते ही विजय ने उससे नज़रें हटाई और गुरबचन सिंह की तरफ देखकर बोला, प्यारे गुरबचन, इसे पढ़ने में साले ज़बरदस्ती जासूसी उपन्यास का मज़ा आ रहा था, लेकिन अंत आया तो अधर में लटक गए। इसका दूसरा भाग कहाँ है? क्या मतलब? चौंके गुरबचन सिंह। मतलब तो गया तेल लेने, विजय ने कहा। तुम तो कह रहे थे कि इस ग्रंथ को पढ़कर सारा चक्कर समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामले का अंत ही गायब हो गया। समझ में तो धनिया भी नहीं आया, बल्कि साला दिमाग के खेतों में पुदीना उपज आया। यानी कि चक्कर समझ में आने की बजाय दिमाग का घन चक्कर बन गया। क्षमा करें महाराज, गुरबचन सिंह इज्जत बख्शता हुआ बोला। मैं अब भी आपका मतलब नहीं समझा। इनका मतलब यह है गुरबचन सिंह कि तुमने ये ग्रंथ पढ़ने के लिए देते वक्त ये कहा था कि इसे पढ़ने के बाद हमें यहाँ चलने वाले चक्कर के बारे में सब कुछ साफ साफ पता लग जाएगा। इससे पहले कि विजय अपनी ऊल जलूल भाषा में कुछ और कह सके, अल्फांसे बोल पड़ा। ये ग्रंथ तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन किस्सा कुछ समझ में नहीं आया। बल्कि इसमें साफ साफ ये भी नहीं लिखा कि देव सिंह के साथ क्या हुआ। भूतेश्वर नाथ तिलिस्म के बाहर कोलाहल की आवाज़ सुनते ही तुम्हें कहाँ ले गए थे? उसके बाद तुमने क्या किया? रानी कांता का क्या हुआ? गौरव सिंह और वंदना को महल से किसने गायब किया था? ओह, गुरबचन सिंह के मुंह से निकला। फिर वे आगे बोले, अब मैं बस मुँह जवानी आपको कुछ हाल बताऊंगा तो सब कुछ आपके सामने साफ हो जाएगा। अब जो भी तरद्दुद आपके दिमाग में रह गए वो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूंगा। तुम्हारे इस ग्रंथ का कथानक यहाँ समाप्त हो गया कि देव सिंह उस कोठरी में कैद हो गया और उस कोठरी के दरवाजे को कोई भी नहीं तोड़ सका। तो फिर देव सिंह का क्या हुआ? सबसे पहले आप हमें इसी सवाल का जवाब दें। उस दरवाजे को आज तक भी कोई नहीं तोड़ सका, गुरबचन सिंह ने बताया। आज 40 वर्ष गुजर जाने के बाद भी कोठरी का वह दरवाज़ा उसी तरह बंद है और देव सिंह कभी भी उस कोठरी से बाहर नहीं आ सका।
आप इस ग्रंथ में पढ़ आए हैं कि जैसे ही हम गुरु भूतेश्वर नाथ, शेर सिंह और देव सिंह के रूप में आप दोनों इत्यादि शाम को तिलिस्म से बाहर निकल रहे थे तो आप सब खंडहर से बाहर की तरफ लपके। उसी वक्त भूतेश्वर नाथ ने मुझे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। उस युद्ध में ना तो भूतेश्वर नाथ ने ही आपका साथ दिया और ना ही मुझे देने दिया। इसके पीछे क्या भेद था? भेद ये था कि गुरु भूतेश्वर नाथ इस युद्ध का अंजाम जानते थे। गुरबचन सिंह ने कहा, ज़रा गौर से सुनिए, मैं आपको सारा हाल मुख्तसर में बताता हूँ। मैं और भूतेश्वर नाथ वहाँ से निकलकर सीधे भरतपुर पहुँचे। उस वक्त भरतपुर पर भी दुश्मनों ने हमला कर दिया था। वहाँ भी हमने किसी भी रूप में युद्ध में भाग नहीं लिया, सिर्फ गौरव सिंह और वंदना को महल से गायब कर दिया। गौरव और वंदना को आपके गायब करने से क्या मतलब? चौंक कर अल्फांसी ने पूछा। आप सुनते रहिए, आपको खुद ही सारा भेद मालूम हो जाएगा। गुरबचन सिंह शांति के साथ बोले, मुझे तो जो कुछ करवा रहे थे भूतेश्वर नाथ करवा रहे थे। उस वक्त तो मैं खुद इस तरद्दुद में था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। गौरव सिंह और वंदना को वहाँ से लेकर हम सीधे रमणी घाटी में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर मैंने उनसे वे सब सवाल पूछे। देखो गुरबचन सिंह, ये सब कुछ जो हो रहा है वह रक्त कथा में लिखे मुताबिक है। अब मैं तुम्हें सारा किस्सा बताता हूँ। ये भी तुम्हें बताता हूँ कि कुमार देव सिंह की उंगली में वह खासियत क्यों नहीं है जो रक्त कथा में लिखी है। रक्त कथा में यह सब कुछ लिखा है, लेकिन वक्त से पहले बता नहीं सकता था। मैं तुम्हें जो भी कुछ बताऊंगा, इस जन्म में शेर सिंह द्वारा सिर्फ पहला ही ताला टूटना लिखा था, सो टूट गया। तिलिस्म का दूसरा खास ताला जिसे सिर्फ देव सिंह खोल सकता है, इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में खुलना लिखा है। यही सबब है कि देव सिंह के पास वो खास उंगली नहीं है। उस जन्म में राक्षसनाथ के तिलिस्म की इस जन्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। रक्त कथा में साफ साफ लिखा है कि बड़ा कुमार शेर सिंह तिलिस्म का ये ताला खोलने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि छोटे कुमार के पास वह उंगली नहीं होगी जिससे वह दूसरा ताला खोल सके, अतः वह ताला नहीं खुला। पहले ही दिन जब शाम के वक्त दोनों कुमार और तिलिस्मी दारोगा भूतेश्वर नाथ खंडहर से बाहर निकल रहे होंगे तो पता लगेगा कि उनके दुश्मनों ने एकजुट होकर उन पर हमला बोल दिया है। बस यह युद्ध बहुत ही मायने रखता है। सावधान, तिलिस्मी दारोगा को सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ से उसका काम शुरू होता है। उसे युद्ध में भाग नहीं लेना है। इस युद्ध में शेर सिंह मारा जाएगा। देव सिंह बाद में उस कोठरी में बंद होकर मारा जाएगा जिसमें वह ताला है। ना ना, बीच में मत बोलिए, आराम से सुनते रहिए। कांता तिलिस्म में कैद कर ली जाएगी। उसी को छुड़ाने के लिए देव उस कोठरी में जाएगा, क्योंकि उस वक्त तिलिस्म तोड़ने का वक्त खत्म हो चुका होगा। अतः जैसे ही वह कोठरी में जाएगा दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस तरह ना तो देव सिंह तिलिस्मी ताला ही खोल सकेगा और ना ही किसी के उद्योग से कोठरी के दरवाजे को खोला या तोड़ा जा सकेगा। अतः देव सिंह इसी कोठरी में मारा जाएगा। भूखा प्यासा तड़प तड़प कर वह इस कोठरी में जान दे देगा। इस युद्ध का यही अंत होना है। इसके बाद रक्त कथा में लिखा है, यहाँ दारोगा को जो कुछ करना है उसे बखूबी समझ लेना चाहिए। इस युद्ध में दारोगा को बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना है। जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। शेर सिंह और देव सिंह का अंत, कांता का तिलिस्म बंद हो जाना निश्चित है। दारोगा का काम यह है कि वह इस जंग में किसी भी तरह भाग न ले और अपने किसी यकीनी शागिर्द को साथ लेकर इस लड़ाई से बचता हुआ निकल जाए। ना सिर्फ निकल जाए बल्कि भरतपुर से कांता के दोनों बच्चे भी तुम्ही को महल से उड़ाने। बस इससे ज़्यादा दारोगा को कुछ भी नहीं करना है। अगर दारोगा ने इन अल्फाजों की खिलाफत की तो राक्षसनाथ के तिलिस्म रखी सारी दौलत राख बन जाएगी। अतः सिर्फ उन दोनों बच्चों को बचाना ही दारोगा का धर्म है। और अब तुम समझ सकते हो कि मैंने तो ये सब कुछ काम रक्त कथा में लिखे मुताबिक ही किया। भूतेश्वर नाथ ने मुझे बताया। गुरुजी की ये बात सुनने के बाद बहुत देर तक मैं अजीब से तरद्दुद में रहा। फिर बोला, इसका मतलब ये हुआ कि देव सिंह उनकी कोठरी में चीख चीख कर भूखा प्यासा मर जाएगा? बेशक, गुरु भूतेश्वर नाथ ने बताया। लेकिन फिर तिलिस्म का क्या होगा? मैंने तरद्दुद के साथ पूछा। सुनो, गुरु भूतेश्वर नाथ बताने लगे। इस तिलिस्म का जितना भाग इस जन्म में टूटना था सो टूट गया। अब बाकी का भाग शेर सिंह और देव सिंह अपने अगले जन्म में तोड़ सकेंगे। तुमने देखा कि तिलिस्म में दो ताले हैं, जिसमें से पहला दुनिया में सिर्फ शेर सिंह ही तोड़ सकता था और दूसरा देव सिंह। शेर सिंह में वह खासियत इसी जन्म में पाई जाती थी जो ताला खोलने के लिए होना ज़रूरी है। अतः उसने ताला खोल दिया। किंतु देव सिंह दूसरा जन्म लेगा। हालांकि दूसरा जन्म शेर सिंह को भी लेना है और वह यहाँ अपने दूसरे जन्म में भी आएगा। किंतु इस बार शेर सिंह में वो खासियत नहीं होगी, यानी उसका दिल दाईं तरफ नहीं होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनी खासियत का इस्तेमाल करते हुए उसने पहला ताला इस जन्म में खोल दिया है। अतः अब दूसरा जन्म लेकर 40 साल बाद जब शेर सिंह और देव सिंह पुनः यहाँ आएंगे तो उन्हें पहला ताला इसी तरह खुला मिलेगा और दूसरा ताला देव सिंह अपनी खासियत से खोल देगा।
इस तरह दोनों भाई 2 जन्मों में मिलकर इस पूरे तिलिस्म को तोड़ सकेंगे। अगर आप थोड़ा सा खुलासा करके सारी बातें समझाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा गुरुदेव, मैंने उनसे कहा। सुनो, भूतेश्वर नाथ बताने लगे, इतना तो समझ ही गए होगे कि जो भी कुछ हुआ है और हमने किया है वह सब कुछ रक्त कथा में लिखा है। अब यूँ समझो कि देव सिंह और शेर सिंह की इस जन्म की लीला खत्म हो गई है। अब वे दोनों दोबारा जन्म लेंगे। रक्त कथा में लिखे मुताबिक देव सिंह का नाम अगले जन्म में विजय और शेर सिंह का नाम अल्फांसे होगा। विजय भारत के किसी राजनगर नामक शहर में जन्म लेगा। उसके पिता का नाम ठाकुर निर्भय सिंह और माता का नाम कामनी होगा। विजय अपने ज़माने के अय्यारों यानी जासूसों में से एक होगा। उधर अल्फांसे के पिता का नाम जेम्स गार्नर और माता का नाम प्रभा होगा। वो अपने ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम के रूप में चमकेगा। सारी दुनिया अल्फांसे के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ रहेगी। इस जन्म में अल्फांसे का दिल भी आम आदमी की तरह ही बाईं तरफ होगा, किंतु विजय में वह खासियत होगी जो देव सिंह में नहीं थी। यानी अगले जन्म में उसके पास एक खास उंगली होगी जिसकी मदद से वह तिलिस्म का दूसरा ताला खोलने में कामयाब होगा। जिस वक्त अल्फांसे 42 साल का होगा उस वक्त एक विमान क्रैश होगा और अल्फांसे प्राकृतिक रूप से इस टापू पर पहुंचेगा। उधर ठीक 40 साल की उम्र में विजय को एक ख्वाब चमकेगा। ख्वाब में उसे उस जन्म की घटनाएं, कांता का कैद होना, ये तिलिस्म इत्यादि चमकेंगे। इसके बाद वह हर हालत में यहाँ आएगा। दोनों भाई मिलेंगे और ये तिलिस्म टूटेगा। ओह, मैंने पूछा, लेकिन तब तक हमें क्या करना होगा? हाँ, ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा गौर से सुनने की बात है, गुरु भूतेश्वर नाथ ने कहा। इस रमणी घाटी का भेद या यहाँ आने जाने का रास्ता अंगूर या चमेली के अलावा कोई नहीं जानता। वे भी सिर्फ एक ही रास्ता जानती हैं। सो वह हम बंद कर चुके हैं। यहाँ आने के अनगिनत रास्ते हैं जिनका भेद मेरे अलावा कोई नहीं जानता। रमणी घाटी की भौगोलिक स्थिति से मैं तुम्हें अच्छी तरह वाकिफ़ करा दूंगा। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम गौरव सिंह और वंदना को पाल पोस कर बड़ा करो। तुम्हें रमणी घाटी में रहकर ही इनके माता पिता का फ़र्ज़ निभाना है। ज्योतिषी का हिसाब बताता है कि तुम्हारी उम्र लंबी है। आज से 40 साल बाद तुम इन दोनों को भारत के शहर राजनगर में भेजोगे। ये दोनों विजय को लेकर आएंगे और इस तरह से ये तिलिस्म टूटेगा। ये सब काम तुम्हें खुद ही करना है। और आप यहाँ रहकर क्या करेंगे? मैंने पूछा। सवाल तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक कथा के मुताबिक मेरे लिए किसी को भी इस सवाल का जवाब देने की मनाही है, भूतेश्वर नाथ ने कहा। यूँ समझो कि अब बस मैं यहाँ से अज्ञातवास के लिए चला जाऊँगा। तुम्हें भी नहीं मालूम होगा कि मैं कहाँ हूँ। रक कथा मेरे ही पास रहेगी। 40 साल बाद जब विजय और अल्फांसे यहाँ आएंगे तो किसी न किसी तरह रक कथा उन तक पहुँच जाएगी। उसकी फ़िक्र तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ वह काम करना है जो तुम्हारे सुपुर्द है। बाकी सब कुदरत कर देगी। इसी तरह की अनेक बातें समझाने के बाद गुरु भूतेश्वर नाथ ने मुझे रमणी घाटी के सारे भेद बताए और मेरे पास से विदा हुए। मुझे उनका इस तरह चले जाना बड़ा अजीब सा लगा, किंतु उनकी इच्छा और हुक्म के सामने मैं कर ही कह सकता था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी में मुझ पर छोड़कर चले गए। क्या तुम उसके बाद गुरु भूतेश्वर नाथ से नहीं मिले? अल्फांसे ने पूछा। नहीं, गुरबचन सिंह ने जवाब दिया। उस दिन के बाद कभी भी गुरुजी की सूरत मुझे अपनी आंखों से देखनी नसीब न हुई। मेरे ख्याल से अब आप में से किसी को भी अपने पिछले जन्म से संबंधित कोई तरद्दुद नहीं होगा। सो तो ठीक है प्यारे, लेकिन अब यहाँ क्या चक्कर चल रहा है? विजय ने पूछा। वो सब तो मैं आपको बता दूंगा, गुरबचन सिंह ने कहा। फिलहाल आपके दिमाग में अपने पूर्व जन्म से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सवाल हो तो कर लें। पहले मैं उसका जवाब दे लूँ, तभी आगे कुछ बताऊँ। विजय और अल्फांसे गौर से ग्रंथ में लिखी और गुरबचन सिंह की बताई बातों के बारे में सोचने लगे। वे सोच रहे थे कि कहीं कोई ऐसा सवाल तो नहीं रह गया जिसका भेद खुलना बाकी हो। पाठक भी अपने दिमाग में टटोलें, कहीं आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं रह गया जिसका जवाब बाकी है। हमें तो ऐसा कोई भेद याद नहीं आ रहा जिसका खुलासा लिखा ना जा चुका हो, लेकिन अगर हमारे पाठकों में से किसी को याद पड़ता हो तो हमें लिख भेजें, हम जवाब ज़रूर देंगे। इतने लंबे कथानक में कहीं भूल चूक हो सकती है। अल्फांसे बोला। हमें तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं सूझ रहा जिसका जवाब न मिल गया हो। लगता है कि हमारे उस जन्म से ताल्लुक़ रखने वाले सारे भेद खोल दिए हैं। खैर, जो रह गया होगा उसे याद आने पर पूछ लेंगे। अब आप आगे का हाल बयान करो। ठीक है, गुरबचन सिंह ने कहा। अब मैं आपको उस दिन से आज तक का सारा हाल बहुत ही मुख्तसर में बताता हूँ। ये सारा हाल सुनने के बाद एक एक बात आपके दिमाग में साफ़ हो जाएगी। मैं अपना हाल बयान करने जा रहा हूँ। कौन सी बात मुझे किस तरह मालूम हुई, ये भेद मैं आपको तभी बताऊँगा जब बताना ज़रूरी होगा, वरना सिर्फ हाल बताऊँगा।
आप लोगों को पहले ही अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं जो भी कुछ बताऊंगा वे सब जानकारियां मुझे इधर उधर से मिली हैं। हाँ, तो अब आप एक एक बात गौर से सुनिए, तभी आपको यहाँ चल रहा असली चक्कर का पता लगेगा। कहने के बाद सांस लेने के लिए रुके गुरबचन सिंह, फिर बताना शुरू किया। भूतेश्वर नाथ के चले जाने के बाद मैं गौरव और वंदना के प्रति अपना फर्ज समझता हुआ इन्हें पालने लगा। उधर सुरेंद्र सिंह चंद्रदत्त देव की आदि ने उस कोठरी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, किंतु कामयाबी नहीं मिली। मैं जानता था कि उन्हें कामयाबी मिलेगी भी नहीं। ये भी पता लगा कि भूतेश्वर नाथ अपनी पत्नी को लेकर कहीं गायब हो गए। 5 दिन तक लगातार उस दरवाजे को तोड़ने या खोलने की कोशिश की जाती रही, किंतु कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वहाँ नाकाम होकर तीनों की संयुक्त सेनाएं वहाँ से लौट पड़ी। ये भेद वे अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उनमें उनमें से कोई भी तिलिस्म को नहीं तोड़ सकेगा। भरतपुर रियासत पुनः सुरेंद्र सिंह की अमलदारी में आ गई। देवकी ने चंपानगर का राज संभाला, चंद्रदत्त राजगढ़ लौटा और सूर्यजीत रायगढ़ी चला गया। इन तीनों के दुश्मन यानी शेर सिंह और देव सिंह तो खत्म हो ही चुके थे। अब वे पहले की तरह ही दो दो के गुटों में थे। सुरेंद्र सिंह और सूर्यजीत एक तरफ, देवकी और चंद्रदत्त एक तरफ। सुरेंद्र सिंह ने वंदना और गौरव सिंह की तलाश में भी ज़मीन आसमान एक कर दिया, किंतु बेचारे कुछ पता न लगा सका। जैसा कि मेरे लिए गुरु भूतेश्वर नाथ का हुक्म था, मैंने सामने आने की कभी कोशिश नहीं की। बस गौरव और वंदना के माता पिता का फ़र्ज अदा करता रहा। इधर मैं गौरव सिंह को और वंदना को पाल रहा था, उधर इन रियासतों के बीच अपनी तिकड़में चल रही थी। वक्त गुजरने लगा। इन सभी का ख्याल था कि देव सिंह उस कोठरी में बंद होकर मारा गया। मारा इसलिए गया क्योंकि कोठरी में जाते वक्त उसके पास रग कथा नहीं थी। कुछ दिनों तक तो वो अलग अलग चारों के अय्यारों कुछ दिनों तक तो अलग अलग चारों के अय्यार मुझे, गौरव, वंदना और गुरु भूतेश्वर नाथ की तलाश करने के चक्कर में रहे, किंतु ना उन्हें सफलता हासिल होनी थी ना हुई। चारों रियासतों का काम अपने अपने तरीके से चलने लगा। वक्त के साथ ही वे शेर सिंह और देव सिंह की बातें भूलने लगे और अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों में उलझने लगे। पुनः चंद्रदत्त और सुरेंद्र सिंह एक दूसरे को दुश्मनी की निगाह से देखने लगे। देवकी चंद्रदत्त की और सूर्यजीत सुरेंद्र सिंह के हिमायती बने रहे। कुछ ही दिनों बाद भरतपुर के कुमार बलराम सिंह की शादी एक दूर की रियासत की राजकुमारी से हो गई। शादी के 2 बरस बाद बलराम सिंह के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दलीप सिंह रखा गया। क्या वही दलीप सिंह जो आजकल दलीप नगर यानी भरतपुर का राजा कहलाता है? बेशक, यह वही दलीप सिंह है, गुरबचन सिंह ने बताया। यही दलीप सिंह बलराम सिंह का लड़का है। गौर से हमारी बातें सुनते रहो, अगर हम भटके तो कोई ना कोई ज़रूरी बात भूल जाएंगे। हाँ, तो उधर चंद्रदत्त के लड़के शंकर दत्त का विवाह भी समझो बलराम सिंह के साथ ही साथ हुआ। उनके यहाँ भी पहला लड़का ही हुआ, जिसका नाम उमादत्त है। यही उमादत्त आज चमनगढ़ का राजा कहलाता है। राजगढ़ नामक अपनी रियासत का नाम शंकर दत्त ने अपने शासनकाल में बदलकर अपनी इच्छा से चमनगढ़ रख दिया था। बाद में कहीं जाकर अटको। इससे पहले ही आपको बता दूं कि दलीप सिंह ने गद्दी पर बैठते ही भरतपुर का नाम बदलकर दलीप नगर रख दिया था। हाँ, तो मैं ऊपर ये कह चुका हूँ कि चंद्रदत्त और सुरेंद्र सिंह की दुश्मनी इसी तरह बरकरार थी और अक्सर उनके बीच झड़पें चलती रहती थी। इधर बलराम सिंह और उधर चंद्रदत्त के यहाँ क्रमशः दलीप सिंह और उमादत्त के पैदा होने के 4 साल बाद इन दोनों रियासतों के बीच एक ज़बरदस्त जंग छिड़ी। इस जंग में सुरेंद्र सिंह का भाई हरनाम सिंह और लड़का बलराम सिंह मारे गए। उधर चंद्रदत्त का छोटा लड़का यानी बाली दत्त इस जंग की भेंट चढ़ा। इन तीनों के अलावा चंद्रदत्त का वफादार दारोगा जोरावर सिंह भी मारा गया। इतनी जान लेने के बाद भी इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। ना तो चंद्रदत्त ही सुरेंद्र सिंह को जीत सका और ना ही सुरेंद्र सिंह उसे। ये चढ़ाई सुरेंद्र सिंह ने की थी, जिसमें वे अपने पुत्र एवं भाई को खो बैठे। उधर चंद्रदत्त अपने छोटे लड़के और जोरावर की मौत के कारण सुलग रहा था। उसने सोच रखा था कि वह ताकत जुटाकर सुरेंद्र सिंह को मज़ा चखाएगा। चंद्रदत्त के यहाँ जोरावर सिंह की जगह दारोगा जसवंत सिंह बना। वही जसवंत सिंह, सुरेंद्र सिंह का गद्दार दारोगा, जिसे चंद्रदत्त ने अपने यहाँ शरण दी थी। जसवंत सिंह की भी एक लौंडी से शादी हो गई और उसके यहाँ जिस लड़के ने जन्म लिया उसे आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उसका नाम मेघराज है और आजकल उमादत्त का दारोगा कहलाता है। ओह, तो इस गद्दार मेघराज के जिस्म गद्दार जसवंत सिंह का ही खून है, अल्फांसे ने कहा। लगता है जसवंत सिंह के ख़ानदानी खून में कुछ इस तरह की तासीर है कि वह अपने राजा से गद्दारी करने की सोचता है। जसवंत सिंह ने हमेशा ऐसी कोशिश की और अब उसका बेटा मेघराज उमादत्त का तख्ता पलटने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन करे क्या,
बख्तावर सिंह और राम रतन की वजह से कामयाब नहीं हो पाता। खैर, इसमें मेघराज का क्या कसूर? कसूर है उसके खून का। यहाँ ये बात भी बता देनी ज़रूरी है कि मेघराज ने उमादत्त को अपना परिचय गलत दिया है। कुछ दिनों बाद चंद्रदत्त ने सुरेंद्र सिंह से बदला लेने के लिए बजाय भरतपुर के रायगढ़ी पर चढ़ाई कर दी। सूर्यजीत को इस बात का ख्वाब में भी ख्याल नहीं था। कदाचित इसी सबब से इस जंग में न सिर्फ सूर्यजीत बुरी तरह से हारा, बल्कि वह खुद, उसका बेटा रमाकांत इत्यादि सभी मारे गए। नतीजा ये हुआ कि सूर्यजीत का वंश खत्म हो गया। रायगढ़ी चंद्रदत्त की अमलदारी में आ गई। उधर जब यह खबर सुरेंद्र सिंह ने सुनी तो वह भौचक्का रह गया। दिल में आरजू होने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सका। हरनाम सिंह और बलराम सिंह की मौत के सबब से उसकी कमर टूट गई थी। अब उसमें जंग करने की ताकत नहीं रह गई थी। हाँ, उसके सीने में सुलगती आग उससे ये ज़रूर कहती रहती कि अगर कभी मौका मिला तो वह चंद्रदत्त पर चढ़ाई ज़रूर करेगा। किंतु उसकी यह हसरत पूरी नहीं हुई और वक्त गुजरने लगा। उधर चंद्रदत्त ने गद्दी त्याग दी और शंकर दत्त को उस पर बिठाया। शंकर दत्त ने बैठते ही रायगढ़ी को भी अपने ही राज्य में मिलाने के लिए अपनी रियासत यानी राजगढ़ और रायगढ़ी मिलाकर उसका नाम चमनगढ़ रखा, जो अभी तक चला आ रहा है। चंद्रदत्त और चंपानगर की रानी देवकी में उसी तरह गुपचुप मोहब्बत चलती रही। किसी को पता भी नहीं लगा और देवकी ने चंद्रदत्त की मोहब्बत से एक लड़की को जन्म दिया। बड़ी होने पर इसी लड़की ने बेगम बेनज़ूर की उपाधि पाई और इस वक्त वही बेगम बेनज़ूर है। वक्त गुजरने के साथ सुरेंद्र सिंह ने अपनी ताकत बढ़ाई और चमनगढ़ पर हमला बोला। इस हमले में वह चमनगढ़ को जीत तो नहीं सका, किंतु चंद्रदत्त की हत्या करने में कामयाब हो गया। देवकी का ख्वाब था कि वह एक दिन चंद्रदत्त के जरिए चमनगढ़ पर भी अपनी अमलदारी कर लेगी, किंतु चंद्रदत्त के मरने पर उसका ये इरादा खाक में मिल गया। इधर गौरव और वंदना बड़े होते जा रहे थे, उधर दलीप सिंह और उमादत्त भी। 15 साल की उम्र में सुरेंद्र सिंह ने दलीप सिंह को भरतपुर की गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठते ही दलीप सिंह ने भरतपुर का नाम बदलकर दलीप नगर रखा और अपने पिता का बदला लेने के लिए एक बार फिर चमनगढ़ पर हमला कर दिया। इस बार की जंग भी बेहद ज़बरदस्त साबित हुई और इस जंग में शंकर दत्त मारा गया। लेकिन इतना होने पर भी उमादत्त ने दलीप सिंह को अपनी अमलदारी में नहीं घुसने दिया और खदेड़ कर बाहर कर दिया। अब अपने हाल में आगे से हम भी भरतपुर को दलीप नगर और राजगढ़ व रायगढ़ी के संयुक्त नाम को चमनगढ़ कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस जंग में उमादत्त ने अपने पिता शंकर दत्त को तो खो दिया, परंतु दलीप सिंह का भी कम नुकसान नहीं हुआ। उसकी बहुत सी सेना मारी गई और उसे यानी दलीप सिंह को मैदान छोड़कर दलीप नगर की तरफ भागना पड़ा। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इस टापू के हालात भी बदलते रहे। हमारी तरफ से सबका ध्यान हट चुका था। सब अपने ही चक्कर में मग्न थे। चंपानगर में बेगम बेनज़ूर की हुकूमत चलती रही। इतनी जंगों के बाद दलीप सिंह और उमादत्त खानदानी दुश्मन बन गए। आज भी हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि दोनों खानदानों की संतति चलेगी। इधर मैं गौरव सिंह और वंदना का पालन कर रहा था। यहाँ मैं तुम्हें दुश्मनों के कुछ खास अय्यारों के नाम और मुख्तसर में उनका परिचय दे देना ज़रूरी समझता हूँ। दलीप सिंह के इस वक्त 5 खास अय्यार हैं। ये मत समझना कि उसके पास अय्यारी 5 हैं, बल्कि ये कि 5 अय्यार खास हैं। बलवंत सिंह, बागी सिंह, श्याम सिंह, गिरधारी सिंह और बलदेव सिंह। गौर से सुनो। बलवंत सिंह सुरेंद्र सिंह के सेनापति देवी सिंह का लड़का है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद आज भी उसी खानदान की ताबेदारी करता है। श्याम सिंह और गिरधारी सिंह क्रमशः गोपालदास और मुन्ना लाल के लड़के हैं। ये तो तुम जान ही चुके हो कि बलदेव सिंह श्याम सिंह का और बागी सिंह गिरधारी सिंह का लड़का है। अब उधर यानी उमादत्त की तरफ तो है ही जसवंत सिंह का लड़का मेघराज। विक्रम सिंह और गोवर्धन सिंह जो इस बात उमादत्त की ताबेदारी करते हैं, असल में चंद्रदत्त के वफादार दारोगा जोरावर सिंह के लड़के हैं। रूपलाल पन्ना लाल का और रोशन सिंह हरिराम का लड़का है। उमादत्त की गोमती नामक अय्यारा गोवर्धन सिंह की लड़की है। उधर बेगम बेनज़ूर के अय्यार माधव सिंह और महादेव सिंह क्रमशः चमेली और अंगूरी के लड़के हैं। माया देवी और कलावती नामक अय्याराएँ बजरंग लाल की लड़की नंदी की बेटी हैं। बाकी का परिचय नाम आने पर देते जाएंगे। अब आप आगे का हाल सुनो। उस वक्त गौरव सिंह 15 और वंदना 14 साल की थी, जब अचानक मैंने एक दिन एक आदमी को रमणी घाटी में देखा। मेरे लिए चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि रमणी घाटी का रास्ता कोई नहीं जानता था। मैंने उसे पकड़ लिया। पूछताछ की तो पता चला कि वह आदमी महाकाल था। मैं महाकाल को पहचानता नहीं था। उसने मुझसे कहा कि उसे गुरु भूतेश्वर नाथ ने भेजा है। भूतेश्वर नाथ के हाथ की लिखी एक चिट्ठी भी उसने मुझे दिखाई। मैंने इस चिट्ठी को पढ़ा। लिखा था, प्यारे गुरबचन सिंह, तुम्हारे पास जो आदमी आया है उसका नाम महाकाल है। इसे
रमणी घाटी का पता मैंने दिया है। कदाचित ये जानकर तुम्हें खुशी होगी कि महाकाल चामुंडा का लड़का है और जिस दिन से हम अज्ञातवास पर निकले उसी दिन से हमारे साथ है। मैंने बहुत पहले इसे ये चिट्ठी लिखकर दे दी है और इसे हुक्म दिया है कि हमारे मरने के बाद ही ये चिट्ठी लेकर तुम्हारे पास रमणी घाटी में जाए। जिस वक्त तुम ये लाइनें पढ़ रहे होगे उस वक्त हम इस दुनिया में नहीं होंगे। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हमारे दो बेटे हुए। एक का नाम प्रेतनाथ और दूसरे का नाम पिशाचनाथ है। अब यही दोनों राक्षसनाथ के तिलिस्म के दारोगा हैं। विजय और अल्फांसे जब इस टापू पर आएंगे तो इन्हीं दोनों भाइयों में से कोई उनकी मदद करेगा, किंतु अभी उनके आने में काफ़ी वक्त पड़ा है। अतः तुम गौरव सिंह, वंदना और महाकाल से कुछ कुछ काम निकालने शुरू कर दो। वक्त पड़ने पर रक कथा तुम्हें पिशाचनाथ या प्रेतनाथ में से किसी पर मिल जाएगी। तुम्हारा गुरु भूतेश्वर नाथ। क्या वाकई गुरुदेव इस दुनिया में नहीं रहे? चिट्ठी खत्म होते ही मैंने महाकाल से पूछा। जब महाकाल ने जवाब हाँ में दिया तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। मेरे ये पूछने पर कि गुरु भूतेश्वर नाथ कैसे मरे, महाकाल ने बताया उनकी मौत कुदरती थी और मरने से पहले वे बंद कमरे में प्रेतनाथ और पिशाचनाथ से बातें करते रहे थे। महाकाल ने बताया कि गुरुजी की पत्नी तो 10 बरस पहले ही मर चुकी है। इधर अभी तक मैंने गौरव अथवा वंदना को ये नहीं बताया था कि असल में वे क्या है। महाकाल ने कहा कि पल्लवी का लड़का गणेश दत्त भी उनके साथ आया है जो घाटी के बाहर खड़ा है। फिर मैंने कहा तो गणेश दत्त को भी घाटी में बुला लिया गया। गौरव सिंह और वंदना को अपने शागिर्दों के रूप में मैंने इनका परिचय दिया। अब मैं रमणी घाटी में ही रहकर नए नए लड़कों को अय्यारी सिखाने लगा। इन अय्यारी सीखने वालों में गुलशन, केवल सिंह, शीला, नाहर सिंह, बैनी सिंह और भीम सिंह हैं। महाराज अल्फांसे को मालूम है कि बैनी सिंह मारा जा चुका है। देखे पहला भाग 18 पेज का बयान। इस तरह से मैं नए नए लड़कों को अय्यारी सिखाकर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। उस वक्त वंदना की उम्र 22 साल थी जब इसकी मोहब्बत अर्जुन सिंह से हो गई। अर्जुन सिंह खुद एक अच्छा अय्यार है और नानक उसका ताबेदार है। मुझे अर्जुन सिंह और वंदना की मोहब्बत के बारे में पता लगा तो मैंने इनकी शादी कर दी। वंदना ने एक लड़की को जन्म दिया जो आज 16 बरस की हो चुकी है। उसका नाम प्रगति है। इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था। मैं घाटी में रहने वाले सभी लोगों को अय्यारी की तालीम देता था। आप लोग समझ सकते हैं कि गौरव और वंदना को मैं कितने दिन से पाल रहा हूँ। इन दोनों को ही मैंने अय्यारी का वह एक एक पैतरा सिखा दिया जो मैंने अपनी जवानी में गुरु भूतेश्वर नाथ से सीखा था। जिस वक्त इन दोनों को मैं और भूतेश्वर नाथ उठाकर इस रमणी घाटी में लाए थे उस वक्त ये इतने छोटे थे कि बड़े होने के बाद इन्हें कोई पहचान नहीं सकता था कि ये गौरव और वंदना है। इनके बड़े होते ही मैंने मना कर दिया था कि ये किसी को भी अपना असली नाम ना बताएं। अतः आज़ादी से इन घाटी से बाहर भी टापू पर आराम से घूमा करते थे। अक्सर ये दोनों उन दिनों मुझसे ये सवाल किया करते थे कि मैं इन्हें किसी को अपना असली नाम बताने से मना क्यों करता हूँ, किंतु मैं हमेशा इन्हें यही कहकर टाल दिया करता कि इसका भेद वक्त आने पर बता दूंगा। आज से 2 साल पहले तक इन्हें नहीं मालूम था कि ये क्या है। मैंने इन्हें वक्त से पहले कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा, किंतु जैसे जैसे गुरु भूतेश्वर नाथ का बताया हुआ वक्त यानी देव सिंह और शेर सिंह को मेरे 40 साल पूरे होने की तरफ बढ़ रहा था, मैं सतर्क होता जा रहा था। मैं अपने पास अय्यारी सीखने वाले शागिर्दों की तादाद गुरु भूतेश्वर नाथ की तरह ही बढ़ाता चला गया। मैंने सारे काम उन्हीं की तरह करने शुरू किए। यानी तीनों रियासतों की जानकारी रखने के लिए मैंने शागिर्दों को दलीप नगर, चमनगढ़ और चंपानगर में भेज दिया। हमारे अय्यार इन 3 रियासतों के मुलाजिमों में घुस गए। जो भी कोई खास बात होती फ़ौरन ही हमें खबर देते। हमने आज से 3 बरस पहले ये सब कार्रवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि हम जानते थे कि रक कथा में लिखे मुताबिक ठीक 40 साल की उम्र में महाराज विजय सिंह को अपने पूर्व जन्म का ख्वाब चमकेगा और महाराज अल्फांसे सिंह को प्रकृति इस टापू पर लाएगी और तब एक बार पुनः राक्षसनाथ के तिलिस्म के मालिक यहाँ होंगे और दुष्टों को अपनी करनी का फल भुगतना होगा। सारी बात को यूँ समझो कि इस वक्त यहाँ 3 रियासतें हैं। चंपानगर, जहाँ हमेशा कोई स्त्री ही हुकूमत करती है, जैसा कि तुम इस ग्रंथ को पढ़कर जान चुके हो कि कांता के पिता शंभुदास से ब्याही देवकी, जो असल में देवकी भी नहीं उसके भेष में गायत्री थी, उसी ने चंपानगर में ये परंपरा डाली थी कि चंपानगर पर हमेशा एक स्त्री हुकूमत करेगी और वह बेगम बेनज़ूरी कहलाएगी। इस वक्त भी चंपानगर पर एक स्त्री ही हुकूमत कर रही है। परंपरा के मुताबिक उसे भी बेगम बेनज़ूर कहा जाता है। दूसरी रियासत है चमनगढ़, जहाँ इस वक्त उमादत्त नामक चंद्रदत्त के पोते की हुकूमत है। तीसरी रियासत वही दलीप नगर जो तुम्हारा भरतपुर है और सुरेंद्र सिंह के पोते दलीप सिंह ने हुकूमत में आते ही भरतपुर का नाम बदलकर दलीप नगर रख दिया। दलीप नगर
यानी भरतपुर तो तुम्हारा है ही, इसलिए दलीप सिंह हमारा दुश्मन है। क्योंकि महारानी कांता के अतिरिक्त चंपानगर का कोई अन्य असली वारिस नहीं है, और कांता आपकी यानी देव सिंह की पत्नी है। यानी चंपानगर भी इस वक्त आपका ही है। अतः बेगम बेनज़ूर से भी हमारी दुश्मनी है। चंद्रदत्त के पोते उमादत्त से तो हमारी खानदानी दुश्मनी है ही। इस दुश्मनी का सबब भी आप लोग इस ग्रंथ में पढ़ा है। अतः आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस वक्त कोई भी आपका मददगार नहीं है। आप इसे अपनी रियासत समझो या कुछ और, लेकिन जो भी कुछ है, अब तो यही रमणी घाटी है। इस रमणी घाटी में रहने वाले लोग आपके ताबेदार हैं। ये सब मेरे शागिर्द हैं और आपको राजा मानते हैं। हमारी ही मदद से आपको दलीप सिंह, उमादत्त और बेगम बेनज़ूर को जीतना, अपनी दोनों रियासतों को हासिल करना और राक्षसनाथ के तिलिस्म को तोड़ना है, जिसके लिए रक्त कथा और मुकरंद का हाथ में होना ज़रूरी है। रक्त कथा और मुकरंद इस वक्त कहाँ हैं? अल्फांसे ने पूछा। क्षमा करें महाराज, गुरबचन सिंह ने मुलायम अल्फाजों में कहा। आप सिर्फ गौर से मेरी बातें सुनते रहें। बीच में बोलेंगे तो मामला इस कदर उलझा हुआ है कि मैं भटक जाऊंगा। फिलहाल आप मुझे अपनी बात खत्म करने दें, उसके बाद आप चाहे जितने सवाल कर लेना। मैं हर मुनासिब और गैर मुनासिब सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अल्फांसे ने कहा, तुम आगे बोलो। अब आप ज़रा इस रमणी घाटी में रहने वाले अपने मददगारों और मेरे शागिर्दों के नाम अच्छी तरह से अपने दिमागों में बिठा लें। वंदना और गौरव तो महाराज देव सिंह के पुत्र पुत्री हैं ही। प्रगति वंदना की पुत्री है और अर्जुन सिंह वंदना के पति यानी महाराज देव सिंह के दामाद। इनके अलावा मैं गणेश दत्त, गुलशन, केवल सिंह, महाकाल, शीरा रानी, नाहर सिंह, भीम सिंह और नानक हैं। इसके अलावा हमारे दो एक और छोटे मोटे शागिर्द भी आपके मददगार हैं। हम सबकी ही मदद से आपको अपने काम फतेह करने, दुश्मनों के खास अय्यारों के नाम मैं आपको पीछे बता ही आया हूँ। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने गौरव और वंदना को ये बताया कि असल में दलीप नगर यानी भरतपुर रियासत इनकी है और इन्हें उस रियासत को अपने कब्ज़े में करना चाहिए। जब मैंने इन्हें इतनी जानकारी दी तो इन्होंने ढेर सारे सवाल मुझसे कर डाले। उस वक्त जो जवाब मैंने इन्हें दिए उनका मुख्तसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मुख्तसर सिर्फ इतना ही है कि मैंने इन्हें ये सब बातें बता दी जितनी मेरे लिए इस ग्रंथ में आप पढ़ाएँ, सॉरी मेरे लिखे इस ग्रंथ में आप पढ़ाएँ। यानी किस तरह सुरेंद्र सिंह ने इनके भरतपुर पर कब्जा किया, किस तरह इनकी माँ कांता को तिलिस्म में कैद किया गया, किस तरह इनके पिता और चाचा यानी देव सिंह और शेर सिंह को मारा गया, इत्यादि। लेकिन हाँ, उस वक्त ये भेद मैंने इन्हें नहीं बताया कि देव सिंह और शेर सिंह का जन्म पुनः हो चुका है और वे यहाँ आएंगे। इनके लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी थी कि सुरेंद्र सिंह ने उस वक्त के अन्य राजाओं से गठबंधन करके इनके चाचा और पिता को मार डाला, माँ को तिलिस्म में कैद कर दिया और उनकी रियासत पर कब्जा कर लिया। इतना जानते ही इन दोनों ने सुरेंद्र सिंह और दलीप सिंह से बदला लेने, अपनी हुकूमत वापस लेने और अपनी माँ कांता को तिलिस्म से निकालने की कसम खाई। ना सिर्फ कसम खाई बल्कि अपने उद्योग भी जारी कर दिए। हमारा सबसे पहला उद्योग था खुद को जाहिर करना। गौरव सिंह और वंदना को दुनिया के सामने लाने का मैंने बड़ा ही भयानक तरीका चुना। वह तरीका ये था कि रात में हमने दलीप सिंह के 20 सिपाही मारकर उन्हें नंगा किया और महल के चारों तरफ के दरख्तों पर उन लाशों को उल्टा लटकवा दिया। हर दरख्त की जड़ से हमने एक कागज़ चिपका दिया जिसका मजमून ये था कि इस रियासत के वारिस गौरव व वंदना भी जीते हैं और अब वे अपनी रियासत वापस लेकर ही दम लेंगे। इस कागज़ पर नीचे मेरा नाम लिखा था। पाठक ये हाल विस्तार से पढ़ने के लिए 5वें भाग का 10वां बयान देखें। उस बयान में पिशाचनाथ अर्जुन सिंह को यह वारदात सुना चुका है। पत्र का पूरा मजमून बताने के बाद गुरबचन सिंह आगे बोले। बस इस घटना के बाद जैसे हंगामा मच गया। हमारा उनसे सीधा टकराव शुरू हो गया। सारे दुश्मन एकदम सतर्क हो गए। हमारे और दलीप सिंह के, हमारे और उमादत्त के, हमारे और बेगम बेनज़ूर के अय्यारों के बीच टकराव होने लगे। न जाने कहाँ कहाँ दुश्मनों ने हमारे अय्यारों को मात दी और कहाँ कहाँ हमारे अय्यारों ने दुश्मनों को। अय्यारी के मैदान में जंगी सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि दलीप सिंह और उमादत्त अलग अलग हमारे दुश्मन तो हैं ही, आपस में भी वे आजकल दोस्त नहीं दुश्मन हैं। उनमें जो खानदानी लड़ाई चली आ रही है उसका हाल मैं पीछे आपको बता ही आया हूँ। अतः इन दोनों को किसी भी तरह आपस में टकरा कर भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तरफ तो दुश्मनों के अय्यारों का टकराव ज़रूरी हो गया था, दूसरी तरफ मुझे ये मालूम था कि हमें रक्त कथा और मुकरंद की बेहद सख्त ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं इसके चक्कर में लग गया कि वे दोनों चीज़ें कहाँ हैं। इतना तो मैं जान चुका था कि पिशाचनाथ और प्रेतनाथ भूतेश्वर नाथ के लड़के हैं। रक्त कथा उन्हीं के पास होगी। इस युग के राक्षसनाथ के दारोगा वही दोनों हैं।
वक्त आने पर रक्त कथा आपको सौंप देना ही उनका काम है। मैं खुद उन दोनों पर निगाह रखता था कि कहीं दोनों में से किसी के दिल में तो कोई बदी नहीं आई है। ये चक्कर चल ही रहे थे कि एक दिन अचानक प्रेतनाथ मारा गया। अब आप ये मत पूछना कि प्रेतनाथ क्यों और कैसे मारा गया। थोड़ी ही देर में आपको खुद ही ये सब पता लग जाएगा। कुछ ही देर बाद यहाँ अर्जुन सिंह और पिशाचनाथ आने वाले हैं। उनसे बहुत कुछ मालूम होगा। अभी गुरबचन सिंह ने उप उपयुक्त अल्फाज कहे ही थे कि एकाएक गौरव सिंह बोल पड़ा, लो वो आ गए जीजा जी। एक साथ सबने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। अर्जुन सिंह और पिशाचनाथ साथ 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 चले आ रहे थे। सभी उन लोगों की अगवानी के लिए खड़े हो गए। इस बीच धनुष टंकार को मौका लगा और उसने जेब से पौवा निकालकर होठों से सटा लिया। चौथा बयान। मेरे प्रेरक पाठकों, यहाँ कुछ देर के लिए हम कथानक का सिलसिला रोककर आप लोगों से मुखातिब हैं। कथानक का सिलसिला रुकने पर अगर आपको गुस्सा आया हो तो माफ़ कर दें। आपको याद होगा कि हमने इस कथानक के शुरू में यानी संतति के पहले भाग में ही कहा था कि एक एक बयान, लाइन और हर्फ का मुख्य कथानक से गहरा संबंध है। पूरी संतति में आप एक भी बयान ऐसा नहीं पाएंगे जो बेसबब हो। आगे ज़रा गौर से पढ़ें, आपका दिमाग खुद मान जाएगा। हाँ, इससे पहले बयान की आखिरी लाइनों में आपने पिशाचनाथ को देखा। पिशाचनाथ एक ऐसा दिलचस्प पात्र है जो सबसे ज़्यादा सामने रहा। बड़े बड़े अय्यारों को उसने धोखे में डाला, किंतु फिर भी हमारा दावा है कि कोई भी पाठक ये नहीं समझ सका होगा कि पिशाचनाथ है क्या चीज़। पाठक ज़रा गौर से पढ़ें। हमारा ये चौथा बयान न सिर्फ पिशाचनाथ की हकीकत बयान करने वाला है बल्कि संतति के ज़्यादातर भेदों का पर्दाफाश करने वाला भी है। लेकिन ज़रा संभल कर, कहीं फिर पिशाच आपको किसी ज़बरदस्त किस्म का धोखा न दे जाए। वह देखो, अर्जुन सिंह के साथ चले आ रहे इकहरे बदन के मालिक लंबे पिशाचनाथ। उन्होंने बड़ी शराफत के साथ सबको प्रणाम किया और पहले अल्फांसे के, फिर विजय के और आखिर में गुरबचन सिंह के पैर छुए। विकास उसे गौर से देख रहा था। वह पिशाच से कुछ प्रभावित भी हुआ था। पिशाच की लंबी गर्दन, इकहरा बदन, सांवला रंग, लंबी गर्दन पर किसी हंडिया की तरह टिके गोल चेहरे पर गजब का आकर्षण था। आंखों में ऐसी चमक कि हर कोई ज़्यादा देर उससे आंखें न मिला सके। पिशाचनाथ के दो चार कारनामे विकास जान चुका था और इस वक्त वह पिशाच को अपने सामने देखकर यही सोच रहा था कि क्या वाकई पिशाच इतना धूर्त, समझदार, चालाक और दबंग अय्यार है। औपचारिकता के बाद वे सब बैठ गए। गुरबचन सिंह ने अर्जुन सिंह का परिचय विजय इत्यादि से कराया। इस तरह गुरबचन सिंह काम की बात पर इन अल्फाजों के साथ आए, आप सब ने मेरा लिखा हुआ यह ग्रंथ पढ़ लिया है। महाराज शेर सिंह और देव सिंह को, जो आज दूसरे जन्म में अल्फांसे और विजय हैं, अपने पिछले जन्म की एक एक वारदात से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। ये भी इन्हें अच्छी तरह याद आ चुका है कि पूर्व जन्म में यही भरतपुर के वारिस थे। महाराज अल्फांसे ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि पूर्व जन्म में जब वे शेर सिंह थे तो यही पहले सुरेंद्र सिंह के अय्यार थे और बाद में इसी रमणी घाटी में बैठकर हमारे गुरु और पिशाचनाथ के पिता भूतेश्वर नाथ ने सारे भेद खोले थे। महाराज अल्फांसे को यह भी याद है कि पूर्व जन्म में जब वे शेर सिंह थे तो इनका दिल दाईं तरफ था और इन्होंने ही राक्षसनाथ के तिलिस्म का पहला ताला उस संगमरमर की औरत से चाबी लेकर खोला था। वह ताला आज तक यूं ही खुला पड़ा है। महाराज विजय को भी अपने पूर्व जन्म की बात अच्छी तरह से याद है। यूं तो ये एक एक बात मेरे इस ग्रंथ में पढ़ आए हैं, पढ़कर कोई भी जान सकता है, किंतु जैसा कि मैंने कहा था, महाराज विजय को पता लग गया है कि यही पिछले जन्म के देव सिंह हैं। गौरव सिंह और वंदना इनकी पूर्व जन्म की औलाद है। इनकी पत्नी कांता आज भी राक्षसनाथ के सबसे ज़्यादा ऊंचे बुर्ज अमर बुर्ज में कैद है। आप इस ग्रंथ में पढ़ आए हैं कि महाराज शेर सिंह ने राक्षसनाथ के तिलिस्म का पहला ताला अपने पूर्व जन्म में तोड़ दिया था, किंतु देव सिंह अपनी उंगली में वह खासियत ना होने की वजह से दूसरे ताले को नहीं खोल सका और उसी कोठरी में बंद होकर मारा गया। महाराज विजय की यह मुड़ी हुई उंगली भी इस बात का सबूत है कि यही पूर्व जन्म के देव सिंह हैं। सिर्फ महाराज विजय ही अपनी मुड़ी हुई उंगली से उस ताले को खोल सकते हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक बार फिर इस तिलिस्म को बनाने वाले यानी राक्षसनाथ के दिमाग की तारीफ करनी पड़ती है। अपने खून से लिखी रक्त रक्त कथा में उसने साफ तौर पर लिखा है कि वह तिलिस्म शेर सिंह और देव सिंह मिलकर दो जन्मों में तोड़ सकेंगे। इसी वजह से पहले जन्म में शेर सिंह में वह खासियत होगी जिसकी मदद से वह तिलिस्म का पहला ताला खोल सके, यानी उसका दिल बाईं तरफ यानी उसका दिल दाईं तरफ होगा। किंतु इस जन्म में देव सिंह में वह खासियत नहीं होगी, यानी उसके हाथ की कोई भी उंगली उस खास तरीके से मुड़ी हुई ना होगी जिससे वह तिलिस्म का दूसरा ताला खोल सके। देव सिंह की उंगली में यह खासियत उसके अगले जन्म में होगी और उसी जन्म में आकर
वह तिलिस्मी ताला खोल सकेगा। पहले जन्म में वह इस ताले को खोलने के चक्कर में मारा जाएगा। पहला ताला खोलने के बाद शेर सिंह भी मारा जाएगा और वह भी दूसरा जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के भाई के साथ होगा। इस जन्म में उसका दिल दाईं तरफ ना होकर साधारण इंसान की तरफ बाईं तरफ होगा और ना ही इसकी आगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह ये दोनों भाई 2 जन्मों में मिलकर तिलिस्म में दाखिल हो सकते हैं। मैंने ऐसा ही इंतज़ाम किया है राक्षसनाथ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि यह रक्त कथा में लिखा है? सवाल विजय ने किया। इस सवाल का जवाब आपको आगे चलकर मिल जाएगा, गुरबचन सिंह ने मुलायमियत के साथ जवाब दिया। हालांकि वे सब बातें जो मैं आपको ऊपर बताया आया हूँ, आप में से ज़्यादातर के दिमाग में वे पहले से ही साफ़ हो चुकी है, मगर फिर भी मैंने इसलिए दोहरा दिए कि आप खूब अच्छी तरह समझ लें। आप ये भी जान चुके हैं कि पिशाचनाथ उन्हीं भूतेश्वर नाथ का लड़का है जो अपने ज़माने के दबंग अय्यारों के गुरु रहे। मेरे और आप दोनों के भी गुरु रहे। अय्यारी के मामले में इन्होंने अपने पिता भूतेश्वर नाथ के नाम को कभी पट्टा नहीं लगने दिया है। हाँ, बीच में इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, ये भटक गए थे। कई ऐसे गलत काम भी इनके हाथों से हो गए जिनके करने पर आज तक पछता रहे। उन्हें ये अपने मुंह से कहने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन आज जबकि ये हम सब लोगों के बीच में हैं, ये अपनी ज़िंदगी और कामों का खुलासा और सच सच हाल कहेंगे। आप सबको इनका हाल बड़े गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि इनका हाल ना सिर्फ इनका ही है बल्कि कथानक से ताल्लुक़ रखने वाली आपकी बहुत सी उलझनों को भी दूर करने वाला है। इतना कहकर गुरबचन सिंह चुप हो गए। कई शायद के लिए उन सब के बीच गहरा सन्नाटा आ बैठा। फिर इस सन्नाटे को गुरबचन सिंह ने ये कहकर भगाया, बोलो पिशाच, सब तुम्हारा किस्सा सुनने के लिए बेचैन है। पिशाचनाथ ने गर्दन उठाई और बोला, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं सच्चे दिल से आज महाराज शेर सिंह और देव सिंह का ताबेदार हूँ। अपनी खानदानी परंपरा के मुताबिक मैं उसी वफादारी के साथ इन दोनों का ताबेदार हूँ जिस तरह मेरा खानदान इनके खानदान की ताबेदारी करता चला आया। जब से हमारे खानदान के राक्षसनाथ इनके खानदानी दिग्विजय राजा अमर सिंह के ताबेदार थे, महाराज अमर सिंह ने राक्षसनाथ को इस तिलिस्म का दारोगा मुकर्रर किया और उस वक्त से अमर सिंह का खानदान इस तिलिस्म का मालिक और हमारा खानदान दारोगा रहा है। हमारा काम इस खानदान की ताबेदारी और अपने पूर्वज राक्षसनाथ द्वारा लिखी रक्त कथा की उस वक्त तक हिफाजत करना है जब तक कि हमें से महाराज अमर सिंह के किसी खानदानी को ना सौंप दें। इस युग में जबकि ये तिलिस्म टूटना है, मैं महाराज अल्फांसे और विजय की ताबेदारी दिल से कबूल करता हूँ और ये वचन देता हूँ कि न सिर्फ रक्त कथा इन्हें दूंगा बल्कि अपना हर फर्ज पूरा करूँगा। मैं इनका ताबेदार और इस तिलिस्म का दारोगा हूँ। इतना कहने के बाद सांस लेने के लिए रुका पिशाचनाथ। फिर बोला, इससे पहले कि मैं अपना किस्सा बयान करूं, मैं ये कसम खाता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुली किताब की तरह आपके सामने रख दूंगा। मैंने बहुत से पाप भी किए, उनमें एक पाप तो ऐसा है जो असल में माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी गलती इंसान से ही होती है। यह सोचकर आज तक जिंदा, वरना न जाने कब का मर कब गया होता। मैं महाराज विजय और अल्फांसे के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कहने के साथ ही पिशाच विजय और अल्फांसे के पैरों से लिपट गया। महाराज, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें, वरना खुदकुशी ही मेरा अंत है। विजय एकदम बौखलाकर बोला, अमा अमा मियाँ पिशाच, क्या तुमने पी ली है स्कॉच? मगर पिशाचनाथ ने जैसे उसका कोई लफ्ज़ सुना ही नहीं था। मैं वाकई रो पड़ा। विजय और अल्फांसे के पैर उसने इतनी मजबूती से पकड़ लिए थे कि छुड़ाए नहीं छूट रहे थे। बुरी तरह से पिशाचनाथ गिड़गिड़ा रहा था। आज मैं अपनी ज़िंदगी की किताब आपके सामने खोल दूंगा महाराज। मुमकिन है कि मेरा किस्सा सुनकर आप मुझसे नफ़रत भी करने लगें। मालिक की आंखों में अगर मैंने अपने लिए नफ़रत देखी तो खुदकुशी कर लूँगा। आपने माफ़ कर दिया तो ज़िंदगी भर वफादारी के साथ आपकी ताबेदारी करता रहूँगा। इस तरह पिशाचनाथ काफ़ी देर तक रोता और गिड़गिड़ाता रहा। विजय बेचारे पर तो बौखलाहट ही ऐसी सवार थी कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अल्फांसे के समझाने बुझाने पर वह कुछ शांत हुआ। काफ़ी देर बाद पिशाचनाथ ने अपना किस्सा यूँ शुरू किया। अपने किस्से का थोड़ा सा सच मैं महाराज अर्जुन सिंह को सुना चुका हूँ। पाठक देखें 5वां भाग 10वां बयान। यहाँ मैं साफ साफ बता दूँ कि उस किस्से में कुछ हिस्सा सच था और कुछ झूठ। लेकिन स्कॉच प्यारे, जरा ये तो बताओ कि तुमने हमारे दामाद प्यारे को सुनाया क्या था? एक बार को तो विजय के सवाल करने के तरीके पर सब मुस्कुरा उठे, मगर पिशाच गंभीर था। उसने विजय के हुक्म पर वह सारा किस्सा ज्यों का त्यों कह सुनाया, जो आप 5वें भाग के 10वें बयान, जहाँ पिशाचनाथ का बयान लिखा है, में पढ़ा है। दोहराने का मतलब वक्त और जगह का दुरुपयोग है। हमारे पास वैसे ही अभी काफ़ी कथानक पड़ा है, जबकि ये संकल्प करके बैठे हैं कि हर हालत में 14वें भाग तक हम संतति के कथानक को खत्म कर देंगे। अतः पाठकगण असुविधा के लिए क्षमा करें और 5वां भाग 10वां बयान सरसरी तौर पर देख लें। धन्यवाद।
पूरा किस्सा सुनने के बाद विजय बोला, यह हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात स्कॉच प्यारे। विजय पिशाच को स्कॉच कहकर ही पुकारने लगा था। अब बताओ कि इनमें तुमने कौन सी बात में दामाद मियाँ को गच्चा दिया था और कौन सी तुमने सत्यवादी हरीशचंद्र बनकर गई थी। पिशाचनाथ विजय की बातों से वाकिफ था, अतः बोला, पहली बात तो यही है कि मैंने अर्जुन सिंह को अपनी माँ का नाम गलत बताया था। अपनी माँ का नाम मैंने इन्हें सावित्री बताया था, जबकि असल में मेरी माँ का नाम क्या था आपने गुरबचन सिंह के इस ग्रंथ में पढ़कर जान लिया होगा। हंसनी, विकास के मुंह से निकला। हाँ, मेरी माँ का असली नाम यही था, पिशाच ने कहा। लेकिन मुझे अपनी माँ का गलत नाम बताने का मकसद? अर्जुन सिंह ने पूछा। सिर्फ झूठ बोलने की आदत, पिशाचनाथ ने कहा। गलत नाम बताने के पीछे कोई खास मकसद नहीं था, सिर्फ इससे कि मुझे झूठ बोलने की आदत थी और मैं झूठ बोल गया। इसके बाद मैंने यहाँ तक बिल्कुल सच कहा था कि मेरे दिल में बदी आ गया। यानी मैं ये सोचने लगा कि रक कथा आपको क्यों सौंपूं। क्यों ना मेरा भाई प्रेतनाथ और मैं मिलकर तिलिस्म को तोड़ डालें। मेरे दिल में पहली बार उसी दिन पाप जन्मा था। इसके बाद का सारा किस्सा मैंने आपको झूठा सुनाया था। यानी इससे आगे जहाँ तक भी मैंने आपको बताया वो मनगढ़ंत था। यानी ये झूठ था कि प्रेतनाथ भी तुम्हारे ख्यालों से सहमत था, अल्फांसे ने कहा। वह भी तुम्हारे साथ मिलकर यह सब बात मान गया था कि रक कथा हमें ना सौंप कर तुम ही दोनों भाई तिलिस्म तोड़ डालो। क्या यह भी गलत था कि जब तुम घर पर पहुंचे तो तुम्हें प्रेतनाथ की लाश और रक कथा अपनी जगह से गायब मिली? क्या ये किस्सा भी मनगढ़ंत था कि तुम्हें प्रेतनाथ की लाश के पास से प्रेतनाथ के हत्यारे और रक्त कथा के चोर का पता मिला था? हाँ, पिशाचनाथ ने गर्दन झुकाकर कहा, यह सब कुछ गलत है। प्रेतनाथ मेरे ख्यालों से सहमत नहीं था, न ही किसी ने उसकी हत्या की थी। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि रक्त कथा वाकई मेरे हाथ से निकल गई थी, पिशाचनाथ ने बताया। जहाँ मैंने रक्त कथा रखी थी वहाँ से मुझे एक खत मिला था। वह खत आज तक मेरे पास है। थोड़ी देर बाद मैं आप सबको वह दिखाऊंगा। पहले मैं आपको हकीकत में हुई वारदात बता दूं। सिलसिलेवारी अगर मैं सारी बातें बताऊंगा तभी हम आपकी समझ में सब कुछ आएगा। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हकीकत हाल जारी रखूं। इजाज़त है, विजय ने शाही अंदाज में हाथ हिलाकर कहा। यह हाल बयान करने से पहले मैं ये कह दूं कि मैं अपने कुछ गुनाहों पर से पर्दा हटाने जा रहा हूँ, जिसको अपने मुंह से कहने की हिम्मत मैं आज से पहले कभी ना कर सका। ये मेरा वो गुनाह है जिसके खुलने से मैं हमेशा डरता रहा, जिसके खुलने पर मुझे खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। आज मैं आप सबके सामने अपना वह गुनाह बयान कर रहा हूँ। मैंने अर्जुन सिंह से वहाँ झूठ भी ये गुनाह छुपाने के लिए ही बोला था। हम हकीकत सुनने के लिए बेचैन हैं, तो सुनिए। पिशाचनाथ ने बेहद गमगीन अल्फाजों में कहना जारी किया। रक्त कथा आपके सुपुर्द ना करने और खुद ही तिलिस्म को तोड़ने का जो बदख्याल मेरे दिमाग में दाखिल हो चुका था, मेरा एक भाई प्रेतनाथ उसके एकदम खिलाफ था। हमारे पिता जहाँ रहते थे, यानी जहाँ हमारा जन्म हुआ था, वहाँ हमारे घर के बाहर ही एक खेत था जो हमारे ही दखल में था। उस खेत में हम आलू बोया करते थे। खेत में टमाटर के पौधों की भी भरमार थी। जिस वक्त मैं अपने दिल का बदख्याल प्रेतनाथ को बताने का फैसला करके घर पहुंचा, तो उस वक्त प्रेतनाथ खेत में टमाटर के पौधों को पानी दे रहा था। आप सब लोग जानते होंगे कि आलू खेत में मिट्टी के अंदर होते हैं। हाँ, सारा खेत टमाटरों के पौधों से भरा पड़ा था और मौसम ऐसा था कि टमाटर के पौधे लाल लाल टमाटरों से लदे थे। खेत का वह आलम बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हरे हरे पौधों के बीच लाल टमाटर, चमकती हुई जाड़ों की धूप। बस ऐसा जी चाहता था कि खेत को देखते ही रहो। मगर अपने उस सजे हुए खेत की तरफ भला मेरा ध्यान कहाँ था। मेरे दिमाग में तो एक फितूर घुसा हुआ था जो मैंने टमाटर के पौधों को पानी देते प्रेतनाथ के करीब जाकर उससे कह दिया। मेरा ख्याल सुनते ही प्रेतनाथ एकदम चौंक पड़ा। वह बर्तन जिससे वह टमाटर के पौधों को पानी दे रहा था उसके हाथ से छूटकर खेत में गिर गया। मेरी तरफ इस कदर तरद्दुद के साथ देखने लगा मानो मैंने कोई बहुत ही अनहोनी बात कह दी। बोला, ये तूने क्या कह दिया पिशाच? क्यों, क्या मेरी राय आपको अच्छी नहीं लगी भाई? मैंने पूछा। अच्छी? बड़ा ही कठोर लहजा प्रेतनाथ के मुंह से निकला। मैं ये पूछता हूँ कि ऐसी बदनीयती की बात तेरे दिल में आई कैसे? याद रख, हम सिर्फ इस तिलिस्म के दारोगा हैं, मालिक नहीं। याद रख कि हमारे मरते हुए पिता ने हमसे क्या कहा था। उनके कहे मुताबिक हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम रक्कथा, विजय और अल्फांसे को सौंपते हैं। लेकिन हम दोनों भाई मिलकर तिलिस्म को तोड़ क्यों नहीं सकते? मैंने कहा। अमर सिंह का इस तिलिस्म में है ही क्या जो अपने पुरखों के खून से लिखी इस रत्कथा को अमर सिंह के खानदानियों को सौंप दें? तिलिस्म का नाम हमारे पुरखों के नाम पर है। इस तिलिस्म को हमारे पूर्वज ने बांधा। तिलिस्म की एक एक कारीगरी के पीछे राक्षसनाथ के दिमाग का कमाल है। सारी मेहनत उन्हीं की है। अपने खून से उन्होंने रक्त कथा लिखी। अमर सिंह ने क्या किया? सिर्फ इतना ही कि
दिग्विजय करके जो दौलत उसने कमाई थी इस तिलिस्म में रख दी। तिलिस्म की एक एक ईंट हमारे पूर्वज की हड्डियां हैं भैया। हमारे पूर्वज के खून के गारे से इन ईंटों को चुना गया है। एक एक कारीगरी के पीछे उनका दिमाग है। तो तो फिर इस तिलिस्म पर अमर सिंह के खानदानियों का इतना हक क्यों? नहीं, हकीकत में इस तिलिस्म पर ज़्यादा हक हमारा है। पिशाच! एकदम गुर्रा उठे गुरु भाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये भूल गए हो कि हमारे पूर्वज अमर सिंह के ताबेदार थे। अमर सिंह ने ही इन्हें इस तिलिस्म का खानदानी दारोगा मुकर्रर किया था। अमर सिंह का हुक्म ना होता तो भला राक्षसनाथ कैसे इतने बड़े तिलिस्म का निर्माण कर सकते थे? हम अमर सिंह खानदान के नौकर और इस तिलिस्म के दारोगा हैं। बस, हमें इससे ज़्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। अपने पिता के कहे मुताबिक हमें सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। सिर्फ वही काम करने हैं जो इस तिलिस्म के दारोगा को करने चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं भैया, मैंने कहा। मैं खूब समझ रहा हूँ, प्रेतनाथ चिल्लाया। तुम्हें यह बद ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और कसम खानी चाहिए कि फिर कभी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में ना लाओगे। माफ़ करें गुरु भाई कि मैं आपके इन ख्यालों की कदर नहीं करता। उस वक्त तिलिस्मी दौलत का हथियाने की मेरी इच्छा ने जैसे मुझे पागल कर दिया था। आप मेरे विचारों की गहराई को नहीं समझ रहे हैं। इसी सबब से आप उनके समर्थक नहीं हैं। लेकिन आपके साथ ना देने से मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। मैं रक कथा की मदद से अकेला ही वह तिलिस्म तोड़ूंगा। उस वक्त तुम मेरी तारीफ करोगे जब मैं अकेला उस तिलिस्मी दौलत का मालिक कहलाऊंगा। पिशाच! गुस्से में गुर्रा उठा प्रेतनाथ। जबान संभाल कर बात कर। तिलिस्मी दौलत को हासिल करने की तेरी इच्छा ने तुझे पागल कर दिया है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं कभी फ़र्ज़ का रास्ता नहीं छोड़ूंगा और मुझे दुनिया की कोई ताकत अपने इरादों में कामयाब होने से नहीं रोक सकती भैया। मैं भी कठोर लहजे में गुर्रा उठा। मैं अंदर वाले कमरे के ताक यानी आला आशा पर रखी रक कथा हासिल करूंगा। उसकी मदद से अकेले ही राक्षसनाथ के तिलिस्म को तोड़ूंगा। सारी दौलत का मालिक मैं अकेला बनूंगा। ये नहीं सोचता बदकार कि तेरी इस हरकत से हमारे इज्जतदार पिता के चाल चलन पर कैसा बदनुमा धब्बा लगेगा। प्रेतनाथ मेरी बात सुनकर आपे से बाहर हो गया। तू नहीं सोचता तो मत सोच, लेकिन अभी गुरुओं के गुरु महान अय्यार और नेक नियत अय्यार भूतेश्वरनाथ का बड़ा लड़का उनके फ़र्ज की हिफाजत के लिए जिंदा है। हमारे पिता बेवकूफ़ थे जो इस तिलिस्म को खुद न तोड़ दिया। मैं चीखा और एक झटके से प्रेतनाथ ने म्यान से तलवार खींच ली। सूरज की रोशनी में तलवार चमक उठी। प्रेतनाथ का सारा चेहरा काँप रहा था। आंखें जैसे आग बरसा रही थीं। बदन काँप रहा था। पैतरा बदल और तलवार तानकर वह मेरे सामने डटता हुआ गुर्राया। तू मेरा भाई नहीं बदकार। तेरे अंदर अगर भूतेश्वर नाथ का खून होता तो ऐसी बदनीयत की बात कभी ना सोचता। मजाल है जो मैं तुझे रक्त कथा को हाथ भी लगाने दूं। दूर हट। अब रक्त कथा उसके मालिकों के हाथ में पहुंचाने का काम मेरा है। दूर हट वरना कसम पिता की एक झटके में सिर कलम कर दूंगा। और मैं जैसे उस वक्त पागल हो गया था, जैसे मेरी मति मारी गई थी। गुरु भाई के जज्बात समझने की जगह मैंने भी झटके के साथ म्यान से तलवार खींच ली। गुर्राया, दुनिया की कोई ताकत मुझे रक्तता हासिल करने से नहीं रोक सकती। जिस तरह तुम मेरा सर कलम करना कर सकते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा सिर कलम कर सकता हूँ। ना तो प्रेतनाथ ही अपनी जिद से हटा और ना ही मैं। प्रेतनाथ को तो क्या कहूँ, उसे तो वाकई अपनी जिद से नहीं हटना चाहिए था। सच्ची और नेक राह पर तो वही था, मैं तो गलत था, बदनीयती का शिकार था। तो सारी गलती तो मेरी ही है। आज उस वारदात पर मुझे कितना दुख है, कदाचित उसे मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। हम दोनों में से कोई न माना और टमाटरों के पौधे के बीच हमारी तलवारी जंग होने लगी। दूर दूर तक हम दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी नजर नहीं आता था। हमारे पैरों से कुचल कुचल कर टमाटर टूटने लगे। आज भी मुझे यह अंदाज़ा है कि हमारी ये तलवारी जंग करीब 1 घंटे तक चली। फिर जैसे एक ही साथ हम दोनों भाइयों की तलवारें टूट गईं। हम निहत्ते ही खूनी भैंसों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। टमाटर से लदे पौधों के ऊपर हम खेतों में लुढ़कने लगे। न जाने कितने टमाटर के पौधे हमारे जिस्मों में दबकर रुंध गए। न जाने कितने लाल लाल टमाटर फूट गए। हरा भरा खेत उजड़ गया। और एक बार तब जबकि मैंने अपने गुरु भाई को अपने नीचे दबा लिया था, मुझे मौका मिला। उफ! मैं कमबख्त ज़रा भी तो नहीं चूका। एक शायद के लिए मेरा हाथ भी तो नहीं काँपा। बस खंजर निकाल कर खच्च से अपने गुरु भाई के सीने में घोंप दिया। खंजर ने मेरे गुरु भाई के दिल को चीर कर रख दिया। वे ठंडे पड़ गए और मैं हक्का बक्का सा अपनी करनी को देख रहा था। अब खेत में टमाटर के एक पौधे को अपने नीचे दबाए प्रेतलाद की लाश पड़ी थी। मैंने उसे खुद अपने ही हाथों से तो मारा था। मेरे और प्रेतनाथ का लाश के आसपास ना जाने कितने टमाटर फूटे पड़े थे। दोनों के जिस्मों पर न जाने कितने टमाटरों का पीप पड़ा था।
मुझ हरामजादे जलील और कमीने इंसान ने अपने हाथों से अपने गुरु भाई को मार डाला था। मुझ जैसा गुनाहगार इस दुनिया में कोई ना होगा। मुझ जैसा हत्यारा इस दुनिया में दूसरा कौन होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। मुझ जैसा पापी कोई ना होगा। मैंने अपने भाई को मारा है महाराज। दुनिया का सबसे ज़्यादा नफरत भरा काम किया है मैंने। मुझे माफ़ कर देना। कहता कहता पिशाचनाथ बुरी तरह तड़प तड़प कर रोने लगा। वह अल्फांसे और विजय के पैरों में गिर गया। महाराज, मुझे मार डालो। मैं इस दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इस दुनिया में एक सांस भी लेने के काबिल नहीं। उफ, ईश्वर का यह कैसा इंसाफ था। कहते हैं कि हमेशा सच की जीत होती है, धर्म की जीत और अधर्म की हार होती है। तो तो फिर उस दिन हमारे खेत में अधर्म क्यों जीत गया? फिर फिर उस गुरु फिर गुरु भाई उस खेत में क्यों मरे? उस खंजर ने मेरा कलेजा क्यों न फाड़ डाला? अधर्म क्यों जीता महाराज? धर्म क्यों हारा? रोता बिलखता पिशाचनाथ इस तरह न जाने कितने लफ्ज कहता चला गया। सुनने वाला हर आदमी सकते किसी हालत में आ गया। कोई क्या करता? पिशाचनाथ के मुंह से निकली वारदात ही ऐसी थी, और फिर जिस कदर रो रो कर तड़प कर उसने यह वारदात सुनाई थी, उस पर तो सभी अवाक रह गए। पिशाचनाथ विजय और अल्फांसे के पैरों में पड़ा रो रहा था, तड़प रहा था, बार बार अपनी ज़िंदगी खत्म करने के लिए कह रहा था। बहुत देर तक यही आलम रहा। सब उसे समझाने और ढांढस देने लगे। कोई 1 घंटे बाद पिशाचनाथ साधारण हालत में आ गया। फिर सबने उससे अपना आगे किस्सा बयान करने के लिए कहा। विजय और अल्फांसे के हुक्म पर वह तैयार हुआ और अपना हाल आगे बयान करने लगा। महाराज, पिशाचनाथ का लहजा गहरे गमों में डूबा हुआ था। आज मैंने आपके सामने अपने ही मुंह से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कहकर कबूल किया। मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ यही एक ऐसा धब्बा है जो मुझे इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद सारी ज़िंदगी मैं इस भेद के खुलने से डरता रहा। क्या तुम्हारे इस भेद को कोई जानता था? विकास ने पूछा। हाँ, पिशाच ने कहा। हमारे इस भेद को बेगम बेनज़ूर का अय्यर शैतान सिंह अच्छी तरह जानता था। कैसे? सवाल अल्फांसे ने किया। जिस वक्त मैं प्रेतनाथ की हत्या करने के बाद अवाक सी उसकी लाश के पास खड़ा था, उस वक्त मेरा दिमाग जैसे कुछ भी सोचने समझने की ताकत खो चुका था। बहुत देर तक मैं उसी हालत में लाश के पास खड़ा रहा। फिर जैसे एकदम मेरे दिमाग को एक झटका लगा। मेरे दिमाग में ख्याल कौंधा। मैंने खुले खेत में अपने गुरु भाई की हत्या कर डाली है। ये ख्याल दिमाग में आती मैंने गौर से दूर दूर तक खेतों में देखा। इंसान तो क्या, कहीं किसी परिंदे तक का पता नहीं था। ये ख्याल मेरे दिमाग में आ चुका था कि अगर किसी को ये मालूम हो गया कि अपने गुरु भाई का हत्यारा मैं हूँ, तो इस कलम को अपने माथे पर लेकर मैं दुनिया में जी नहीं सकूंगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि कांप उठा मैं। ये किसी हंसी की आवाज़ थी जो खेत में दूर दूर तक गूंज उठी थी। ऐसे वक्त में किसी के हंसने की आवाज़ नहीं, जैसे मेरे जिस्म में दौड़ते खून को पानी बना दिया। मैं बुरी तरह घबरा गया, बौखला गया। सारा जिस्म कांपने लगा था। कोई बहुत ज़ोर से हंसता जा रहा था। कौन है? कौन है? बौखलाहट में मैं चीख पड़ा। जो भी कोई है सामने आए। मगर हंसी ना रुकी। हंसने वाला मेरी बौखलाहट पर ज़ोर ज़ोर से कह लगाने लगा। फिर एक आवाज़ सारे माहौल में गूंज उठी। मेरी पहचान ये समझो गुरु भाई के हत्यारे की मैंने अपनी आंखों से बहुत से टमाटर फूटते देखे, और मैं जैसे जीते जी मर गया। अब मैं तुझे जहाँ कहीं भी मिलूँगा पिशाच, इसी पहचान के साथ मिलूँगा। हंसने वाले की आवाज़ मेरे कानों से टकराने लगी। इस दुनिया में टमाटरों के फूटने का भेद सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब तुम मेरी मुट्ठी में हो पिशाच। याद रखना, अगर ज़िंदगी में कभी तुमने मेरी हुक्म-उदुली करने की कोशिश की, तो टमाटरों के फूटने का भेद मैं सारी दुनिया के सामने खोल दूंगा। तुम कौन हो? सामने तो आओ। मैं गिड़गिड़ाया। इसके बाद मैं न जाने कितनी देर तक इसी तरह गिड़गिड़ाता रहा, मगर कोई फ़ायदा नहीं। जवाब में किसी की कोई आवाज़ न गूंजी, कोई कुछ न बोला। मैं अकेला ही उस बोलने वाले को पुकारता रहा, मगर सब बेकार। इस बीच इतना अंदाज़ा मैं लगा चुका था कि वह जो कोई भी था, मेरे मकान के पीछे से बोल रहा था। प्रेतनाथ की लाश को यूं ही खेत में पड़ी छोड़कर पागलों की तरह उसे मकान के पीछे भी देखा, किंतु मैं कहीं किसी को ढूंढने में कामयाबी हासिल न कर सका। हाँ, मकान के पीछे खेत में एक जगह किसी इंसान के पैरों के निशान मुझे ज़रूर मिले। मैंने उन निशानों पर चलने की कोशिश की, मगर कुछ दूर जाकर वे भी खत्म हो गए। मैं बहुत ही दुखी, घबराया और बौखलाया और तरद्दुद में था। ये भी नहीं सोच पा रहा था कि वह कौन हो सकता है। अब मैं अपनी दिमागी हालत का हाल कहाँ तक बयान करूँ? आप सब मेरी उस वक्त की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्तसर यह है कि मैंने उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जिसने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पाप करते अपनी आंखों से देखा था। नाकामयाब होकर मैं वापस टमाटर के खेत में पड़ी प्रेतनाथ की लाश के करीब आ गया। मेरा दिल ही जानता था कि उस वक्त मेरा क्या हाल था। अपने दिलो दिमाग पर काबू पाकर मैंने इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोची।
नतीजा ये हुआ कि अकेले ही मैंने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने गुरु भाई का दाह संस्कार कर दिया, अथवा यूं कह लो कि लाश को ठिकाने लगा दिया। शाम 7 बजे मैं अपने उन सब कामों से फारिग होकर अपने बिस्तर पर लेटा था। लालटेन की पीली रोशनी जो कमरे में बिखरी हुई थी मुझे बेहद भयानक लग रही थी। जो कुछ भी आज दिन में हुआ था उसका मुझे बेहद दुख था। यह सोचकर बार बार मुझे खुद से ही डर लगने लगता था कि मैंने प्रेतनाथ की हत्या कर दी है। सारा मकान सूना सूना सा पड़ा था, मानो मेरे गुरु भाई की मौत पर वह भी आंसू बहा रहा हो। अपने दिल पर बहुत काबू पाने के बाद भी मैं खुद को संभाल नहीं सका और फूट फूट कर रो पड़ा। उस वक्त रात के सन्नाटे में मेरे रोने की आवाज़ दूर दूर तक फैल गई, मगर अब वहाँ ना तो मुझे कोई देखने वाला था और न मेरा रुदन सुनने वाला। रोते रोते न जाने कौन से पैर में मेरी आंख लग गई। मैं सो गया और उस रात मैंने एक बड़ा ही खौफनाक ख्वाब देखा। देखता क्या हूँ कि प्रेतनाथ आकाश की ऊंचाइयों में बादलों के बीच उड़ा चला जा रहा है। आखिर में वह कुछ आदमियों के पास पहुंच जाता है। यह आदमी अन्य कोई नहीं, मेरे पूर्वज हैं। मेरे पिता भूतेश्वर नाथ, दादा भूतनाथ और परदादा राक्षसनाथ। मैं उस सबको पहचानता हूँ। मैंने देखा कि प्रेतनाथ उनके पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर प्रेतनाथ ने मेरी शिकायत पिता, दादा और उनके पिता से कर दी। उसने उन तीनों को अपने दिल में घुसा खंजर भी दिखाया और ये बता दिया कि यह खंजर मैंने उसे किस बात पर मारा है। मैंने देखा, इतना सुनते ही वे तीनों आग बरसाती आंखों से मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया मैं कांपने लगा हूँ। तिलिस्म के जन्मदाता राक्षसनाथ मुझे घूरते हुए बोले, तेरी रगों में नाथ खानदान का खून नहीं है। दादा भूतनाथ आग बबूला से होकर मुझसे बोले, अपने गुरु भाई के कातिल, तेरे जैसा हमारे खानदान में न जाने कैसे पैदा हो गया। अमर सिंह के खानदान की ताबेदारी को ताक पर रखकर खुद ही तिलिस्म का मालिक बनने चला है। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखते भूतेश्वर नाथ कुर्रा उठे। कम भक्त, तूने अपने भाई को मारा है तो दुनिया में तेरा जीना हराम हो जाएगा। मरते वक्त मैंने जो हुक्म तुझे दिया था उसे भूल कर आज तू खुद ही तिलिस्म का मालिक बनने चला है। अरे कुछ तो शर्म कर गैरतमंद, कुछ तो अपने पुरखों की इज्जत रख। हम तुझे तेरे भाई का खून माफ़ कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि उठ और रक्त कथा की हिफाजत कर। तिलिस्म का मालिक बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और इस बात पर फख्र कर कि तू इस तिलिस्म का दारोगा है। बस उस वक्त तक रक्त कथा की हिफाजत कर और वक्त आने पर तिलिस्म के मालिकों को इसे सौंप दे। उसके बाद ता जिंदगी अमर सिंह के खानदानियों की ताबेदारी कर, तभी हम तुझे माफ़ करेंगे। तेरे माथे पर लगा तेरे भाई के खून का इल्ज़ाम हम उस दिन साफ कर देंगे, जिस दिन तू अमर सिंह के खानदानियों की खिदमत करता करता मर जाएगा। अब दुनिया में तू नाथ खानदान का अकेला ही चिराग है। तो अकेला ही है जिसे दुनिया में इतने बड़े तिलिस्म का दारोगा होने का फ़ख्र हासिल है। गैरतमंद, अपने दिमाग से बदख्यालों को निकाल, नेकी के साथ अपने फ़र्ज़ के रास्ते पर चल, तभी हम तुझे माफ़ करेंगे, इत्यादि। तीनों इसी किस्म के ना जाने कितने लफ्ज़ कहते रहे। वे सब चीख चीख कर मुझे यही समझा रहे थे कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ। रक्त कथा की हिफाजत और वक्त आने पर मैं उसे उसके मालिकों को उन्हें सौंप दूँ, उनकी ताबेदारी करूँ, अपनी ज़िंदगी उनकी सेवा में गुजार दूँ। तभी मेरे माथे पर लगा गुरु भाई की हत्या का कलंक धुल सकेगा। सबसे आखिर में गुरु भाई ने कहा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो। और वे चारों मुझ पर झपट पड़े। नहीं, बुरी तरह चीख कर मैं उठ बैठा। मेरा सारा जिस्म पसीने से तर हो गया था। मैंने देखा, कमरे में उसी तरह लालटेन की रोशनी बिखरी हुई थी। मैं समझ गया था कि मैंने एक भयानक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखे दृश्यों को याद आते ही न जाने मुझे क्यों डर लगने लगा। बहुत देर तक मैं ख्वाब के बारे में सोचता रहा, फिर उठकर अंदर वाले कमरे में पहुंचा। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि वहीं ताक पर रक्त कथा रखी है, मगर जब मैं ताक के पास पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि रक्त कथा अपनी जगह से गायब थी। मेरे पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई। रक्त कथा की जगह वहाँ कागज़ का एक पुर्जा पड़ा था। मैंने झपट कर उसे उठाया और पढ़ा। वह खत मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। कहने के साथ ही पिशाचनाथ ने अपने बटुए में से तय किया हुआ एक कागज़ निकालकर विजय के हाथ में दे दिया। विजय वह कागज़ पिशाचनाथ के हाथ से लेकर विकास की तरफ बढ़ता हुआ बोला, लो प्यारे दिल जले, इसे तुम ही बाँचो। सब दम साधे पिशाचनाथ का किस्सा सुन रहे थे और अब ये जानने के लिए बेचैन थे कि इस खत में क्या लिखा है। विकास ने खत ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्यारे पिशाच, रक्त कथा की जगह तुम्हें मेरा खत पाया होगा। तुम किसी तरह के तरद्दुद में ना पड़ो, इसलिए यह खत मैं लिखकर छोड़े जा रहा हूँ कि रक्त कथा में ले जा रहा हूँ। अपने और गुरु भाई के संवादों के बीच गलती से तुम ये कह बैठे थे कि रक्त कथा कहाँ रखी है। बस इतना सुनने के बाद भला मुझे रक्त कथा हासिल करने में क्या दिक्कत थी। आज मैं अपने नसीब को बहुत ऊंचा मानता हूँ।
मैं ये मानता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए कितना पाक है। कैसी शुभ घड़ी में अपने घर से निकला था कि बालादवी करता इधर निकल आया और तुम दोनों भाइयों को बातें करते देखा। ये क्या कम नसीब की बात है कि जिस रक्त कथा के पीछे सदियों से सारा ज़माना उसकी जानकारी ही नहीं, बल्कि कितनी आसानी से आज वो मेरे हाथ लग गई। इतना ही नहीं, आज से तुम जैसा दबंग यार भी मेरी मुट्ठी में आ गया। अब तुम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही करोगे जो मेरा हुक्म होगा। फ़िक्र मत करो, मैं हर रोज़ तुम्हें हुक्म नहीं दिया करूँगा। कभी कभी ये सिलसिला चलेगा। यह पता लगाने की कोशिश मत करना कि मैं कौन हूँ, अथवा मुझसे रक्त कथा हासिल करने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। ऐसा ख्याल दिमाग में लाने से पहले अच्छी तरह ये सोच लेना कि मैंने बहुत टमाटर फूटते देखे हैं। तुम्हारा हमराज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवकांता संतति के अगले भाग में और 5वें बयान में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।